तो आज की वीडियो में यूसीएल मैच डे 6 का पूरा राउंड अप करेंगे, इंक्लूडिंग यूनाइटेड्स लॉस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड मैड्रिड्स विन ओवर यूनियन बर्लिन। और उसके बाद एनालाइज करेंगे इंडियाज लॉस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द सेकंड T20। सो लेट्स बिगिन। तो भाई लास्ट मैच डे चल रहा है यूसीएल का, 6 मैच डे जिनको नहीं पता, एंड 4 ग्रुप्स अभी से कंक्लूड हो चुके हैं। वी नो कि कौन सी टीम यूरोपा लीग चल रही है, कौन सी टीम यूरोप खेलने ही नहीं वाली है और कौन सी टीम अब चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में जाने वाली है। कुछ बड़ी टीम्स में जो मतलब यूरोप में होंगी नहीं, मतलब वी डोंट नो बड़ी टीम है वो एक्चुअली में नहीं है। एंड इंडिया का भी मैच काफी फाइनली बारिश नहीं हुई और कंप्लीट हो, बारिश हो गई वैसे बाद में जाके, पूरे दिन बारिश नहीं हुई। हाँ पूरे दिन बारिश नहीं हुई तो वॉश आउट नहीं हुआ, तो वो भी मैच काफी अच्छा था देखने को। बट लेट्स स्टार्ट विद यूसीएल एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फेवरेट टीम अगेन भाई साहब, मैनचेस्टर यूनाइटेड। कैसा गया मैच बायर्न के अगेंस्ट एट ओल्ड ट्रैफोर्ड? मतलब आज के दिन पे आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वाचिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज मोहित को मैड्रिड कवर करनी थी। आई वाज एक्चुअली सैड कि मेरे को नहीं देखने को मिला यूनाइटेड, बट आई थिंक यू शुड नॉट बी सैड बिकॉज बहुत ही बोरिंग सा मैच हुआ है। इनफैक्ट मैड्रिड का मैच अच्छा हो गया। हाँ अच्छा हो गया। मतलब मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कमिंग इनटू दिस गेम कि यार पूरा हफ्ता पिछला जो था, पिछले हफ्ते क्योंकि यूसीएल हुआ नहीं था, आई वाज एंटिसिपेटिंग कि फाइनली हम ये फिक्सचर देखने को मिलेगा। मेरी टीम जो कि बारसा, उसका तो एंटवर्प से मैच था तो इतना एक्साइटेड मैं हूँ नहीं उसका। राइट। एंड क्वाइट फ्रैंकली बार्सिलोना भी कुछ एक्साइटमेंट के लिए कुछ दे भी नहीं रही। या तो आप बहुत ही अच्छा खेल रहे हो तो आप बहुत ही गंदा खेल रहे हो, तो एक्साइटमेंट आता है। एंड यूनाइटेड बीइंग यूनाइटेड आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी गुड, क्योंकि अभी बर्नमाउथ से ही पिट के आए थे एंड बायर्न अभी 5-1 हार के आ रही थी लीग में अपने, तो ऐसा लग रहा था कि गुस्से में होंगे, एक एंग्री बायर्न म्यूनिख हमें देखने को मिलेगी। बट यार बहुत ही कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशंस गया है मैच। ओके। मतलब जैसे तुम खुद पिक्चर करो, अगर बायर्न म्यूनिख थोड़ी ऐसे ह्यूमिलिएट होके आ रही है, थोड़ा गुस्से में, एक पॉइंट टू प्रूव करने का सीन है, और सामने कितनी वीक टीम है लाइक यूनाइटेड, व्हाट डू एक्सपेक्ट किया था? तोड़ने में लगे होंगे पूरा। मैं जब मैच स्टार्ट हो रहा था तो मुझे यही लगा था कि बायर्न तोड़ेगी, बट पता नहीं को मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि शायद स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा ना हो, लाइक एंटरटेनिंग मैच होगा बट स्कोर लाइन ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बायर्न खुद भी इस टाइम पे बहुत कुछ अच्छी हालत में है नहीं। बट यूनाइटेड ऑब्वियसली एज यू सेड, यूनाइटेड बीइंग यूनाइटेड, मुझे लगा था कि कंसीड तो ये लोग करेंगे गोल्स, एंड गोल आता भी है बट काफ़ी लेट आता है गेम में। पॉइंट वही है कि जो तुमने कहा ना कि बहुत तगड़ा गेम होगा लेकिन शायद स्कोर लाइन हाई ना हो। हाँ स्कोर लाइन तो हाई नहीं थी बट गेम भी तगड़ा नहीं था। ओके। प्रॉब्लम ये थी। एंड अब इसमें ना मैं पूरे थ्रू आउट द गेम यही सोचा था कि इसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो बायर्न म्यूनिख 5th गियर पे खेलना ही नहीं चाहती, हाँ, इंटेंसिटी बचा के रख रही है कि भाई अभी अब यूसीएल खत्म ही हो रहा है, बस लास्ट मैच है और हम रिगार्डलेस टॉप ही करने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो ठीक है भाई, थोड़ा अपना 80% 70% इंटेंसिटी पे भी गेम निकाल लेते तो कोई हाई स्टेक गेम तो है नहीं। या तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि बायर्न म्यूनिख आर जेन्युइनली स्ट्रगलिंग एंड यूनाइटेड आर सो बैड कि वो फिर भी हार गए। राइट। व्हाट डू यू थिंक ज्यादा प्लॉजिबल रीजन कौन सा है इसमें से? आई थिंक वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा था ये चीज़ कि जो टीम्स इस टाइम पर टॉप कर रही है रिगार्डलेस, चाहे हारे या जीते, मैड्रिड के साथ भी सेम ही सीन था ये। तो या बट मैं बायर्न म्यूनिख से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये, कि क्योंकि वो इंजन मेंटालिटी वाली चीज़ आती है। अब पॉइंट ये वही, क्वेश्चन वही है तुमसे कि क्या ये जानबूझ के ऐसा खेल रहे थे या फिर ये सही में स्ट्रगल कर रहे हैं? आई थिंक ये जो मेंटालिटी वाला फैक्टर है ना, ये भी ओवर द ईयर्स थोड़ा चेंज हुआ है। लाइक व्हाट वी, जब हम लोग इंजन मेंटालिटी इमेजिन करते हैं तो हम सोचते हैं कि 2019-20 वाली बायर्न म्यूनिख जिसने बार्सा अगेंस्ट 8 गोल मारे थे फिर भी गुस्सा थे। आई थिंक वो ओवर द ईयर्स चेंज हुआ है अंडर डिफरेंट मैनेजर्स। जूलियन नागल्समैन के अंदर आई थिंक वो स्टिल थोड़ा बहुत था, बट स्पेशली थॉमस तुगल के अंदर आई थिंक थोड़ी चीज़ सबसाइड हुई है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि टीम थोड़ी वीक हो गई है पहले से। इट्स नॉट राइट अप देयर। गोरेट्स्का जैसे प्लेयर जो कि हम लोग 19-20 वाले सीजन में सोचते थे भाई ये तो तोड़ के रख देंगे किसी प्लेयर को, बॉडी वॉडी बना रखी है, दे आर नॉट एग्जैक्टली अप टू दैट लेवल राइट नाउ। ऑल्दो ही हैड अ गुड गेम इस मैच में, ओके, बट रिगार्डलेस आई थिंक कि बायर्न म्यूनिख इज नॉट एग्जैक्टली लुकिंग लाइक बायर्न म्यूनिख दिस सीजन, एंड इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग कुछ कर भी सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे बुंडेसलीगा में भी टॉप पे नहीं है। पर जीत जाएंगे लीग, मतलब जीत जाए, आई थिंक सो जीत जाएंगे अल्टीमेटली जाते जाते, बट लाइक जो चाबी अलोंसो कर रहा है बायर लेवरकुसेन के साथ, इट इज़ दी ओनली टीम इन द टॉप 5 लीग जो कि अनबीटन है अभी तक। आई थिंक जेन्युइनली चांस है इस बार, क्योंकि इस टाइम पे सबसे वनरेबल बायर्न लग रही है पिछले कितने सालों में जब से देख रहे हैं हम लोग। तो अगर कोई जीत सकती है टीम इस बार, वैसे तो लास्ट सीजन भी था क्योंकि डॉर्टमुंड को बस अपना मैच जीतना था और कुछ भी नहीं करना था उन्हें, तो लास्ट सीजन भी था ये चीज़। बट स्पेशली हाउ बायर लेवरकुसेन इज प्लेइंग राइट नाउ, आई थिंक देयर आर जेन्युइन चांसेस कि बायर्न बुंडेसलीगा नहीं जीते। मतलब चलो देखते हैं उसका तो जो भी होगा, बट कमिंग टू द गेम नाउ, बिकॉज एक ये तो हमने बायर्न म्यूनिख की बात कर ली, यहाँ पे यूनाइटेड के लिए क्या था स्टेक पे?
आई थिंक द लीस्ट दैट दे शुड हैव डन वाज कि हम लोग गेम में जीते या हारे, वो तो जीत के भी क्वालिफाई ना करते अल्टीमेटली, बट एटलीस्ट हम अपनी तरफ से एक इंटेंट दिखाएंगे कि हम एटलीस्ट हमने अपना वी गेव इट आवर ऑल ऑन द लास्ट डे. आई थिंक सारे यूनाइटेड फैंस दुखी इसी वजह से होंगे कि हमें मतलब आई थिंक सब एक्सपेक्ट कर ही थे कि बायर्न जीत जाएगी, बट वो फाइट नहीं देखने को मिली. मैं लेजेंड बता रहा हूँ, पूरे मैच में मुझे ऐसा लगा कि यूनाइटेड गोल मारना ही नहीं चाहती थी भाई. सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट हुआ है, वो भी फालतू का. अच्छा, पूरे मैच में? हाँ, ओके. टोटल शॉट भी सिर्फ 5 ही लिए और एक ही ऑन टारगेट था, वो स्टार्टिंग में था. एंड आई वंडर कि टेन हैग के क्या टैक्टिक्स थे, क्या सोच रहा था, बिकॉज यहाँ पे मैं टेन हैग को भी कॉल आउट करूंगा इस मैच में. इट इज नॉट जस्ट अबाउट द प्लेयर्स को तो आप कह ही सकते हो जो भी कहना है, वो तो हर बार का होता ही रहता है, राइट. बट ठीक है यार, मतलब अगर मैं लाइनअप में ही बात करूं तो जो वो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, वो स्टार्ट नहीं कर रहे थे. मार्शियल स्टार्ट नहीं कर रहा था, हॉलैंड कर रहा था, रैशफोर्ड स्टार्ट नहीं कर रहा था, इसमें एंटनी कर रहा था, गर्नाचो था, साथ में ब्रूनो फर्नांडिस था. ये हमारे वो ऊपर के 4 प्लेयर हो गए. डबल पिवट में मैकटोमिने था, अमराबाद था. एक तुम चीज क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ कोबी मेनू को स्टार्ट नहीं कराया, बट यूसीएल है भाई. यूसीएल एग्जैक्टली. मैं यही कह रहा था कि ये जो लाइनअप इस बार निकाला, आई थिंक इसमें जनरली कोई क्वेश्चंस थे ही नहीं. उनाना, मतलब उनाना कह सकते हैं, बट वी नो कि वो गिवन होने वाला अल्टीमेटली. कीपर्स को बहुत रेयर होता है. हाँ, एंड कोबी मेनू वाला पॉइंट लोग कहेंगे, बट इट्स यूसीएल, मस्ट विन मैच था उनके लिए. लोग एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ही ट्राई करेंगे. लोग आर्ग्यू कर सकते थे कि जो लेफ्ट बैक पे तो लूक शो को सही खिलाया, लेकिन राइट बैक पे बिसाको क्यों नहीं खिलाया, बट डालो ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम. राइट. मैगवायर हैज बीन द बेटर सेंटर बैक, तो उसको तो खेलना ही था, और साथ में फाइनली वरान को खेलने को मिला, तो वो एवेंस को नहीं कराया स्टार्ट. उसके डू यू हैव एनीथिंग टू से, बिकॉज़ यू वर वेरी अपसेट इन द लास्ट. आई थिंक स्टार्ट कराना बनता था इस बार, एंड लाइक वील सी, क्योंकि मैंने मैच देखा नहीं है, वील सी कि कैसा अल्टीमेटली उसने परफॉर्मेंस दिया इस मैच में. बट आई थिंक फाइनली ही काइंड ऑफ केम बैक टू हिज सेंसेस. क्या लगता है टैक्टिकल रीजन क्या होगा वरान स्टार्ट कराने का? मे बी आई थिंक फास्ट होने के लिए, क्योंकि आपको आगे चढ़ के खेलना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर गोल्स. एंड जब ऑन द रन जब जो भी बायर्न जब अटैक करेगी, यू नीड अ फास्ट डिफेंडर. प्लस हैरी केन जैसा डिफेंडर स्ट्राइकर है उनके पास, हु इज वेरी गुड इन द एयर. तो आपको एक वरान जैसा सेंटर बैक भी चाहिए, हु इज इक्वली गुड इन द एयर इफ नॉट मोर. तो आई थिंक बनाने का, स्टार्ट करने का पूरा सेंस. आई थिंक ये तो एरियल सुपीरियरिटी जो तुमने जो कहा वो है ही. सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो यही था कि ऑफ द ब्लॉक फास्ट कौन है. हाँ, बिकॉज वहां पे कोमन और अपना साने विंग्स पर है, पीछे मूसियाला है. हैरी केन भी ऐसा बंदा है जो कि अपनी पोजीशन पे नहीं देगा, ड्रॉप कर देगा. तो अवेयरनेस होनी जरूरी है. और वहां पे एक मैगवायर वैसे ही स्लो बंदा है, उसका भी मैं पॉइंट आउट करूंगा एक गलती उसकी. okay. अगर एवेंस को भी करा देते साथ में स्टार्ट, तो वो दोनों बंदे थोड़े ऑफ द ब्लॉक स्लो वाले हो जाते हैं. एंड आई थिंक वहां पे तो और ज्यादा किल करने का चांस होता है बायर्न म्यूनिख के पास. आई थिंक वरान को टैक्टिकली सही तरीका था स्टार्ट कराने का. एंड ऑल एंड ऑल इन द लाइनअप मे बी यू कैन नॉट क्वेश्चन टेन हैग कि अब इसमें देयर इज नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न्ड एसेंशियली. तो मैं लाइनअप में तो ऐसा कुछ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता. अगर मैं बायर्न म्यूनिख की भी बात करूं तो उनकी बड़ी लाइक अटैकिंग लाइनअप थी 4-2-3-1 की. केन था स्ट्राइकर ऑफ कोर्स, विंग्स पे साने और कोमन थे. इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, साने लेफ्ट विंग पे था और कोमन राइट विंग पे था. ऑल्दो कोमन का स्ट्रॉन्ग फुट राइट फुट है और साने का लेफ्ट फुट है, तो वो इन्वर्ट करके दोनों को खेलना चाहिए था, बट वो ट्रेडिशनल विंगर्स की तरह खिला रहा था उनको. What do you think could be the reason behind that? I think इस सीजन वो खेल ही ऐसे रहे, not just this season specifically. साने का तो हमने देखा कि वैसे भी लेफ्ट विंग पे खेल लेता है. हाँ, राइट. आई थिंक कोमन का भी लाइक लास्ट सीजन हमने नहीं देखा था, क्योंकि अंडर अपना जूलियन नगेल्समैन वहां पे उसको लेफ्ट में स्टार्ट इसलिए किया जा रहा था क्योंकि डेविस वाज नॉट स्टार्टिंग. अपेरेंटली डेविस वाज नॉट इन हिज प्लान्स. तो एज अ विंग बैक उसको खिलाया जा रहा था. तो नेचुरली आई थिंक साने is probably their main winger right now, although I don't really like that, क्योंकि I don't really like Sane in Bayern Munich specifically. Why not? Because I think मतलब चलो हाँ बात करेंगे. I genuinely think that he is quite wasteful. अच्छा. Like काफी wasteful हो जाता है, specifically in Bayern Munich. हाँ. Up till जब तक वो सिटी में था तब तक he was great भाई साहब, one of the best wingers उस टाइम पे. बट जब से बायर्न गया आई थिंक थोड़ा ड्रॉप इन फॉर्म हुआ है. एंड नेचुरली आई थिंक और कोई विंगर था नहीं, वरना गिनाब्री स्टार्ट करता राइट विंग पे यूजुअली, बट गिनाब्री को शायद सीजन लॉन्ग इंजरी हो गई है. अब वो वापस 2024 में ही आएगा सीजन के बाद. तो आई थिंक नेचुरली फिर कोमन ही बनता था, वरना आई थिंक गिनाब्री स्टार्ट करता है मैच. चलो. एंड गोरेत्स्का के मिक तो ऑफ कोर्स हमारे डबल पिवट में थे. डिफेंस बहुत तगड़ा था इस बार भाई. डेविस था, अपना उपामेकानो और किम मिन जे. आई हर्ड कि किम मिन जे काफी अच्छा गेम गया उसका, बहुत तगड़ा गया है. और माजरोई करके जो एक उनका बंदा राइट बैक पे वो था. नॉयर ऑफ कोर्स पीछे. एंड आई थिंक फॉर्मेशन काइंड ऑफ दोनों की सेम थी 4-2-3-1. ऑल्दो आई वुड आर्ग्यू कि इट काइंड ऑफ फेल्ट इन मोमेंट्स
कि ब्रूनो फर्नांडिस को काइंड ऑफ एक इंटीरियर की तरह खिला रहे थे, विच मेंट कि 4-3-3 था उनका। बेसिकली आम्रबात अपना उसमें था, सिंगल पिवट में था, एंड कई बार ऐसा हो रहा था, एंड फिर आगे मैकटोमिनई और ब्रूनो फर्नांडिस आ रहे थे। ओके, जब अटैक कर रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर ब्रूनो फर्नांडिस ऐसा नंबर 10 खेलने लग जाना था। बट दे वर प्रिपेयर्ड टू शिफ्ट टू अ 4-3-3 व्हेनेवर दे वर आउट ऑफ पोजीशन या फिर डिफेंसिव फेज चल रहा हो तो टैक्टिकली तो टेन हैग की अगर हम बात करें तो ये सेटअप था उसका, ये सिस्टम था। बट नाउ कमिंग ऑन टू द गेम, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्टार्ट जो पहला लेग हुआ था ना जो इन लोगों का, जब स्टार्टिंग में 10-15 मिनट यूनाइटेड ने बहुत डोमिनेट किया था, काइंड ऑफ एक रिपीट हमने देखा कि पहले के 5-7 मिनट 10 मिनट भी कह लो तुम, यूनाइटेड थोड़ा चार्ज लेने का ट्राई कर रही थी। ओके, नॉट दैट उन्होंने बहुत ज्यादा रैटल कर दिया था बायर्न म्यूनिख को, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई वो हक्के बक्के हो गए कि अरे एकदम से इन्हें अटैक करना शुरू कर दिया, अपने घर पे खेल रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। बट एटलीस्ट वो था कि हाँ हम मरने नहीं आए, इंटेंट थोड़ा बहुत दिख रहा था वहां पे, एंड तब तक इट फेल्ट लाइक सो फार सो गुड, भाई एटलीस्ट ये लोग ट्राई तो कर रहे हैं। बट बायर्न म्यूनिख का ना वो स्टार्टिंग से, अगर मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें समझ में आएगा, इनने देखा कि सामने से इंटेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा अटैक करने का ट्राई कर रहे हैं, इन्होंने क्या करा भाई, क्योंकि इनके पास इतने तेज प्लेयर्स हैं, इतने फिजिकल प्लेयर्स हैं, ऑन द काउंटर चाहे तो तुरंत तोड़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते विंग्स के थ्रू, राइट। बट इन्होंने वो चीज ट्राई नहीं करी, आराम से सेंटर बैक्स मिडफील्ड में अपनी बॉल रोटेट करनी शुरू करी, पेशेंटली पोजीशन बनाना शुरू करा, कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई इंटेंसिटी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब रिजल्ट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आया तो हम खुशी पड़ता, राइट। वो ना स्टार्टिंग से दिखना शुरू हो गया था। और मतलब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 16वें मिनट के आसपास, अब मैं मैगवायर की बात करूंगा थोड़ी सी, बिकॉज यहाँ तक ये 15-16 मिनट 15-20 मिनट स्टार्टिंग के बहुत पेशेंटली बायर्न म्यूनिख खेल रही थी, कोई ऐसे आज सच कोई जल्दबाजी में नहीं थे। ओके, उसी में एक चांस बनता है मूसियाला के थ्रू, एंड मूसियाला बॉक्स के अंदर था, और एक होता है ना कि वो बंदा वो ड्रिबल करके बॉल हटा रहा होता है बेसिकली, और डिफेंडर बहुत लेट रिएक्ट कर रहा है तो उसका पैर थोड़ा सा स्टेप फ्लैश कर जाता है। ओके, और मूसियाला गिरता है तुरंत। अब मैगवायर नाटक करना शुरू कि क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। रेफरी वीआर तक पूछता भी नहीं है, ना कुछ ट्राई भी नहीं करता, तुरंत मना कर देता है। रिप्लेस में दिखाया जाता है कि देयर वाज अ बिट ऑफ टच बिटवीन हिज फुट, मैगवायर्स फुट एंड मूसियालास फुट, थोड़ी सी स्टैंपिंग हुई थी। अब क्या तुम ये कहोगे कि ये बहुत सॉफ्ट होती पेनल्टी होती, तो 100% होती, बट यूसीएल में अगर हमने पूरे सीजन ये देखा है कि किस टाइप की रेफरी हो रही है, तो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलो ना, राइट। एक मैच में एकदम से चेंज क्यों कर दिया आपने? मैं फिर भी एक बार को मानने को तैयार हूँ कि प्रीमियर लीग में अलग है, ला लीगा में अलग है, यूसीएल में अलग है, कि वो लीग वाइज है, ऑल्दो गिवन कि उसमें भी फिर हर लीग में पूरे सीजन जैसा स्टैंडर्ड है वैसा ही रहे। अब आप यूसीएल में अभी जैसा स्टैंडर्ड था आपने एकदम से ही चेंज कर दिया छठे मैच डे पे आकर, क्योंकि कायदे से अभी तक जैसी रेफरिंग होती आ रही यूसीएल में, एक भी यूनाइटेड फैन मुझे आंख में देख के नहीं बोल सकता कि वो पेनल्टी नहीं होती बाय दो स्टैंडर्ड्स, राइट। वंस अगेन, क्या वो सॉफ्ट होती? बिल्कुल होती, बट जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो पेनल्टी होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। आई थिंक अगेन वही बात है कि रेफरिंग ऑल ओवर यूरोप, चाहे हम कोई भी लीग की बात करें, चाहे हम यूसीएल की बात करें, हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है, एंड द स्टैंडर्ड्स हैव टू बी रेज इस टाइम पे, एंड नहीं भी कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको जो भी स्टैंडर्ड है इस टाइम पे वो आपको इक्वली रखना है, वरना किसी मैच में आप कुछ करो, किसी मैच में कुछ और करोगे। ये तो पूरे फुटबॉल को सॉफ्ट बना दो। हाँ, राइट राइट। ये नहीं कि कुछ जगहों पे कुछ मैचेस में हो रहा है और कभी कभी नहीं हो रहा। एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैगवायर, आई थिंक ये हैबिट रही है उसकी बहुत टाइम। मैं वही पूछने वाला था तुमसे, बिकॉज तुमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था, उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन का, आप चेकआउट कर लीजिएगा, कि मैगवायर अगर अच्छा भी खेलता है तो भी नेक्स्ट सीजन हमें उसको सेल ऑफ कर देना चाहिए। लास्ट मैच में हमने देखा था बर्नमाउथ के अगेंस्ट कैसे मैगवायर थोड़ा बहुत एक्सपोज हुआ था, हमने डिटेल में डिस्कस किया था उस एपिसोड में। आज ऑल्दो पहली बार तो 40 मिनट के आसपास उसकी इंजरी हो गई थी, ग्रोइन इंजरी हो गई थी, तो उसको जाना ही पड़ गया। एंड इन दोस 40 मिनट्स ही लुक डिसेंट, बिकॉज इन माय ओपिनियन इस गेम के जो हीरोज थे ना वो दोनों टीम के डिफेंडर्स थे। अटैकर्स का कुछ था ही नहीं गेम इसमें, किसी ने कुछ खास परफॉर्म करके दिया नहीं, किसी भी अटैकर ने। सो बाय दैट स्टैंडर्ड्स, और क्योंकि बायर्न म्यूनिख ऐसा लग रहा था कि ट्राई नहीं कर रही, तो मैगवायर का ओवरऑल फील बहुत अच्छा आएगा। बट इट इज इन मोमेंट्स लाइक दीज यू कैन हैव वेरी गुड 90 मिनट्स, और जैसे इंजरी टाइम का 1 मिनट होगा आपने तब एक ऐसी गलती कर दी और एक पेनल्टी आकर वो दूसरी टीम ने स्कोर कर दिया, राइट। तो आपके पूरे 90 मिनट बहुत अच्छे गए, लेकिन उस 1 मिनट के चक्कर में आपने पूरी टीम को हरवा दिया। जैसे हम लोग स्ट्राइकर्स के लिए कहते हैं ना, कि जैसे मैं रोनाल्डो के लिए कहता हूँ कई बार कि पूरे 90 मिनट में कुछ नहीं करा, लेकिन एक टैपन मिल गया और फिर रेटिंग अच्छी हो गई।
तो वो डिफेंडर्स के लिए भी अप्लाई होता है ना. यू कैन डू वेरी गुड इन द होल गेम एंड एक स्प्लिट सेकंड में एक गलती करी, उसका कॉस्ट क्या है? सीधा एक पेनल्टी जो कि आप स्कोर कर सकते हो, मैच हार सकते हो एक गलती की वजह से. आई नो इट इज वेरी हार्श ऑन डिफेंडर्स, बट आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा अगर आपको उस लेवल पे खेलना है. एंड दैट मेक्स मी वंडर कि मैगवायर चाहे पूरे 90 मिनट में इन जनरल कितना भी अच्छा हो जाए, बिकॉज ही इज सो स्लो इन टर्निंग, इन रिएक्टिंग, ऑफ द बॉल बहुत स्लो है, ही विल कंटिन्यू टू कॉस्ट यूनाइटेड दीज मोमेंट्स अगेंस्ट बिग टीम्स जो कि बहुत फास्ट होते हैं. डोंट यू एग्री विद दैट? मतलब मैं यही कहूंगा कि मैगवायर का जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई से कि इसको बेचना इंपॉर्टेंट है. मतलब एक वो भी पार्ट आता है कि द होल कल्चर हैज टू चेंज एंड इसके लिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, मेजर प्लेयर्स, जिनको जाना पड़ेगा. बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैगवायर, देयर इज अ रीजन व्हाई टेन हैग डिड नॉट वांट मैगवायर इन द टीम अपने सिस्टम खिलाने के लिए. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस टाइम पे मैगवायर को बेचा जाता है, वाई से कि इस टाइम पे बेचना जरूरी है क्योंकि ही इज सॉर्ट ऑफ परफॉर्मिंग वेल इन द आइज ऑफ पीपल, तो हो सकता है इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी मिल जाए. सेकेंडली आई गारंटी यू कि कोई भी बड़ी टीम लेने नहीं आएगी इसको. तो प्राइस कौन ही अच्छी देगा फिर? बड़ी टीम से मतलब प्रीमियर लीग में तो कोई भी टीम बड़े पैसे दे देती है. अभी उसको आई फॉरगॉट किसको लिया था उन्होंने, बट लाइक कोई भी मिड टेबल टीम, वेस्ट हैम टाइप की टीम, ये सब ले सकती है उसको. मतलब फॉर यू व्हाट इज गुड मनी? बिकॉज 80 मिलियन पे आया था वो. नहीं 80 मिलियन तो नहीं मिलेंगे. तो कितना? आई थिंक गुड मनी इज 40 मिलियन के आसपास. अगर आपको 40 मिलियन के आसपास बेचा जा रहा है, आई थिंक दैट्स इससे ज़्यादा मांगना भी नहीं चाहिए यूनाइटेड को, जैसा खेल रहा है वो. बट हाँ, मैगवायर को लेके मैं ये कहूँगा कि अगेन देखने में कई बार ऐसा लगता है कि ही इज़ अ वेरी गुड डिफेंडर एंड ही वेरी वेल माइट बी. एकदम बेसिक टर्म्स में देखा जाए, बेसिक उसकी एक्शंस देखे जाए तो वो ऐसा कुछ गंदे नहीं है. बट द पॉइंट इज कि ही इज़ काइंड ऑफ क्लम्सी. थोड़ी क्लम्सी मिस्टेक्स वो करता है, एंड वो ऐसी मिस्टेक्स है जिसका आप लोग कुछ कर नहीं सकते. मतलब एक कर दी, फिर गोल खा गए, मैच हार गए आप. There is a reason why Sir Alex said कि defense wins you titles. Right. वो importance होती है डिफेंडर्स की कि आप एक भी गलती नहीं कर सकते वहाँ पे. एंड मैगवायर कंटिन्यूसली सीजन बाय सीजन ये चीज़ करता आया है. Right. तो आई थिंक कुछ भी चाहे कितने भी अच्छा परफॉर्म करे इस टाइम पे, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टेन हैग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू मूव ऑन फ्रॉम मैगवायर. और यहाँ पे मैं वही कहूँगा कि पूरे फर्स्ट हाफ की समरी यही थी. इनफैक्ट कि सेकंड हाफ पे भी हम लोग काइंड ऑफ अप्लाई कर सकते हैं कि जो डिफेंडर्स थे, इन पर्टिकुलर आई थिंक लूक शॉ और डालो फ्रॉम यूनाइटेड, दे बोथ वर हैविंग वेरी गुड हाफ्स. पहले हाफ की बात करें तो, और वहाँ से मैं बात करूँ तो आई थिंक उपामेकानो ने बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था गर्नाचो को इन 1v1 बैटल्स. किम मिन जे का तो हमें पता ही अच्छा गेम गया है. इवन डेविज और अपना माजुरोई जो थे, उनका गेम भी बहुत अच्छा जा रहा था. तो जो चारों डिफेंडर्स थे दोनों टीम से, अच्छा बहुत बढ़िया गेम गया था उनका. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि बायर्न के पास एटलीस्ट दे हैड अ फ्यू मोमेंट्स. एक बहुत ही क्लियर चांस था जो कि कोमन ने साने को बना के दिया था. एक प्रॉब्लम वही चांस था सिर्फ पूरे मैच का उस फर्स्ट हाफ में. मूसियाला के कुछ मोमेंट्स थे जो हमें देखने को मिले उसके बिलियंस की वजह से. बट यूनाइटेड पे मैं यही क्वेश्चन करूँगा फर्स्ट हाफ में कि आपने जो पहले के 5-7 मिनट में जो इंटेंसिटी और इंटेंट दिखाया था वो कहाँ गायब हो गया? फर्स्ट हाफ के एंड पे जैसी विसल बजी थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या यूनाइटेड स्कोर ही नहीं करना चाहती है? क्या ये सोचने के पहले हम लोग पिट ना जाएं, गोल ना खा जाएं, फिर बाद में डीप लेके जाएंगे गेम और शायद एक गोल आ गया तो हम बच जाएंगे. डू यू रियली एंटरटेन दैट सॉर्ट ऑफ एन इंटेंट? क्योंकि इसमें टेन हैग का ही काम है. आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि ये प्लेयर्स ने खुद इतना दिमाग लगाया होगा. आई एम श्योर कि टेन हैग ने ही बोला होगा, बिकॉज हॉयलैंड, ब्रूनो फर्नांडिस से तो घोष कर रहे थे यार. मुझे तो लगता है कि स्पेसिफिकली अगर हम ऐसे मैच में जाए व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू विन, अगर आप ये मैच जीत जाते हो रिगार्डलेस, क्योंकि अब तो वो जीत जाते हैं हाइंडसाइड, तो वो तब भी क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि कोपेनहेगन जीत गए गैलाटासराय से. बट जब आप मैच में जा रहे हो तब तो आपको ये चीज़ पता नहीं है कि वो जीत जाएंगे. तो आपको बस अपने गेम पे फोकस करना है एंड यू हैव टू प्रे कि दूसरा चीज़ ड्रॉ हो जाए. तो अगर ऐसे ऑल आउट गेम्स आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप यहाँ पे भी 5 गोल खा जाओगे तो आपका डिफेंस वैसे बहुत अच्छा था और अब रिकॉर्ड गंदा हो जाएगा. आपका वैसे ही एकदम हालत खराब रखी थी. तो यू काइंड ऑफ वंडर कि ऐसे गेम में जाते हुए तो एकदम ऑल आउट इंटेंट होना चाहिए प्लेयर्स का कि हमें गोल तो हम आउटस्कोर करने जाएंगे, क्योंकि गोल तो आपने फिर भी खा लिया अल्टीमेटली और गोल आप खुद मार नहीं पाए. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरे मैच में एंड होते होते इनका 0.5 का XG भी क्रिएट नहीं हुआ था. तो पहले हाफ में 0.09 का XG था. तो अगर आप आधे गोल का भी XG क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो आप मतलब आपके इंटेंट ही खराब था मैच से पहले, आपकी अप्रोच ही गलत थी मैच को लेके. तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लेयर्स को हम इस चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते कि इंटेंट क्या था, क्योंकि
द प्लान हैज टू कम फ्रॉम द मैनेजर. अगर मैनेजर बोलेगा कि आप अटैक करने जाओ चढ़ के, तो अटैक तो करेंगी. एग्जीक्यूट नहीं कर पाए पर अटैक तो करेंगी. और कई लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जितने लिसनर्स होंगे, कि यार तुम्हें कैसे पता इंटेंट मैनेजर ने बोला था. कैसे पता है? इसलिए इसका एक और प्रूफ ये भी है कि अगर मैनेजर ने नहीं कहा होता ये और प्लेयर्स खुद कर रहे होते, तो मैनेजर ना लाठी मारता कमर पे उन लोगों की कि बेटा सेकंड हाफ में नहीं दिखना चाहिए मुझे ऐसा. राइट. बट सेकंड हाफ में भी हमने ये चीज कंटिन्यूसली देखी, और वो देखने के बाद अगर मान लो कि मैनेजर ने कह दिया और फिर भी नहीं कर रहे, तो सब्स्टिट्यूट तो करेगा. सब भी नहीं कर रहा था यार. राइट. तो इट इज वेरी क्लियर कि टेन हैग के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस आए होंगे मोस्ट लाइकली, कि इंटेंट ऐसा रखो वैसा रखो, पहले गोल बचा लो फिर देख लेंगे गोल आता है कि नहीं आता. एंड आई थिंक इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि अब यहां से, क्योंकि बायर्न तो बहुत ट्राई नहीं करने वाली, स्कोर लाइन लो ही होगी, लेकिन इनका गोल तो नहीं आने वाला. जो होगा वो बायर्न म्यूनिख की तरफ से ही होगा. इस गेम में थोड़ी जो जान बची हुई है. एंड भाई हम देखते हैं, भाई पहली बात तो सेकंड हाफ में आते हैं तो लूक शॉ को पता चलता है कि उसको भी इंजरी हो चुकी है. मतलब जो एक दो प्लेयर अच्छा खेल रहे थे वो भी इंजर्ड हो गया. अब टोटल में सीजन में यूनाइटेड को 25 इंजरीज हो चुकी हैं. सबसे ज्यादा आई थिंक प्रीमियर लीग में वन ऑफ द मोस्ट इंजरी रिडन क्लब इस टाइम पे यूनाइटेड है. मतलब मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा आफ्टर दिस गेम. आई विल आस्क योर ओपिनियन ऑन दिस. बट हां, इफ यू हैव टू से. एंड मैं यही कहूंगा कि लाइक लूक शॉ और जैसे प्लेयर्स भी जो कि प्रॉब्ली ए टीम के एकदम इंटीग्रल पार्ट हैं, लाइक इस टाइम पे तो लग रहा है ही इज अनदर रीस जेम्स जो कि इंजर्ड होता रहता है, बीच में आके अच्छा खेल जाएगा. अगेन लूक शॉ को लेके भी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग यू दैट क्वालिटी. जब वो आ जाता है 2-3 मैचेस के लिए, डज इट मीन कि आप उसे क्लब में रखोगे क्योंकि वो भी जस्ट लाइक नेमार. अब क्योंकि वो भी 6-7 साल से पार्ट है, मोरिनो का टाइम पे भी था वो और अभी तक है. तो अगर आप ऐसे ही लाइक इट हैज टू कम फ्रॉम द प्लेयर्स एज वेल. आप इतने ज्यादा इंजरी रिडन कैसे हो सकते हो? और अगर हो तो फिर देन यू डोंट डिजर्व टू प्ले है. आई थिंक थोड़ी इरिटेशन हो जाती है फैंस को भी फिर ऐसे प्लेयर्स के साथ. तो इवन अगर यूनाइटेड जाती है ऐसा सोचते अपने दिमाग में कि मे बी लूक शॉ इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टीम, क्योंकि इस टाइम पे रेगियों को परमानेंट किया जा सकता है. एंड आपके पास मलासिया है जो कि अंडर स्टडी हो सकती है रेगियों की, क्योंकि रेगियों कैन स्टार्ट ऑब्वियसली. तो फिर लूक शॉ का भी देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि अभी तो आप वापस आए थे, 3-4 मैचेस खेले आपने, फिर आप वापस इंजर हो गए. तो कैसे ट्रस्ट कैसे दिखा मैनेजर आप पे? और इट्स नॉट जस्ट कि यूनाइटेड सब्स्टिट्यूट करती है, वैन बिसाका आता है ऑफ कोर्स लूक शॉ की जगह पे, विच मेंट कि डैरो लेफ्ट बैक पे चला गया था. बट बायर्न भी सब्स्टिट्यूट कर देती है माजरोई को, और उसके जगह पे उनका लाइमर करके लाइमर ही बोलते हैं ना उसको, वो आता है खेलने के लिए. वो मैं थोड़ा सरप्राइज से क्यों सब्स्टिट्यूट करा उसको. आई एम नॉट श्योर उसको इंजरी थी या क्या था, वो बताया नहीं लोगों ने. बट नॉनदलेस इट वर्कड, सो क्या ही क्वेश्चन करें, क्योंकि बिकॉज माजरोई हैड अ गुड गेम अंटिल दैट मोमेंट. बट मुझे सेकंड हाफ में भी ना पहले के 15-20 मिनट देख के यही लग रहा था कि ये गोल मारना नहीं चाहते बायर्न म्यूनिख, कि ना वो मारना चाहते हैं गोल, ना ये मारना चाहते हैं गोल. एंड यही समरी थी इस गेम की. बोथ टीम्स वर ओके विद नॉट स्कोरिंग, विच मेंट कि इट विल बी अ बोरिंग गेम. मूसियाला सब्स्टिट्यूट होता है क्योंकि वो अपैरेंटली इंजरी से भी आया कुछ टाइम पहले, तो उसके मिनट्स थोड़े मैनेज करने पड़ेंगे. एंड मुलर आता है भाई. मुलर आई थिंक वन ऑफ द मोर अंडर अप्रिशिएटेड प्लेयर्स. एंड उसके विद इन 3-4 मिनट्स बाद ही हम देखते हैं यार कि कोमन एक बहुत बढ़िया गोल क्रिएट करता है. 1-2 बार बॉल लूज करता है, सोलो ड्रिबल करते हुए, लेकिन फिर भी बॉल दोबारा विन बैक करके, मतलब राइट विंग से लेफ्ट विंग तक पूरा चक्कर घुमा के सबको करवा दिया. और फिर हैरी केन के पास बॉल आती है और वो फर्स्ट टच पे एक बहुत तगड़ी सी बॉल निकाल के देता है कोमन को, विच मेंट कि वो लिटरली 1v1 विद कीपर हो गया था. ओके. सो मच सो कि लोग ऑफ साइड भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे. इतना खाली था मतलब कीपर के साथ. आराम से बहुत पेशेंटली फिनिश कर दिया. एंड दैट वॉज इट. मतलब वहीं पे गेम खत्म हो गया था इन लोगों के लिए, बिकॉज वंस अगेन आपने एक गोल कंसीड कर लिया अभी, मतलब. और उस टाइम पे बाय द वे कोपेनहेगन का गेम ड्रॉ चल रहा था. तो अच्छा, आप जीत जाते तो देयर वाज स्टिल सम होप, राइट. एटलीस्ट यूरोपा में तो क्वालिफाई कर सकते थे. बट इट फेल्ट लाइक टेन हैग चाहता ही नहीं है कि मैं यूरोप में रहूं अब. एंड जिनको लग रहा है कि ये चीज उन्हें कैसे पता होगी कि उनका ड्रॉ हो रहा है, ये चीज कम्युनिकेट होती रहती है. क्योंकि 70वें मिनट पे ये गोल आया था कोमन का, उसके भी 3-4 मिनट बाद जाके से सब्स्टिट्यूट्स करे, विच मेंट की गेम में बेसिकली 15 मिनट ही रह गए थे. वो हानी बॉल और पाइस्त्री को लाता है और वो एंटनी और गर्नाचो को निकाल देता है. ओके. ऐसी सिचुएशन में जब आपको पता है कि आपको गेम जीतना है और आप 1 गोल डाउन हो, आखिर के 15 मिनट बचे हैं, तो आप अटैक फॉर अटैक सब क्यों कर रहे हो? एक डिफेंडर को या फिर किसी अपना वो पिवट में से अमराबाद को निकाल के एक अटैकिंग प्लेयर को लेके आते हैं कि भाई मोर नंबर्स फॉरवर्ड. वो इंटेंट ही नहीं दिख रहा था देख के यार कि तो गर्नाचो डिड नॉट हैव अ गुड गेम क्या? मतलब हाँ,
नॉट बाय स्टैंडर्ड्स। ओके, वो एक्चुअली डिफेंडर्स ने बहुत अच्छा शट ऑफ करा हुआ था। मैं कहता ना उपामेकानो ने बहुत अच्छा उसके अगेंस्ट 1v1 करा, राइट विंग पे वही था उसके साथ। किम मिन जे अगेन हैड अ ग्रेट गेम। किमिक भी अपना पीछा के ही वाज कंट्रीब्यूटिंग, और रेड्स का तो मिडफील्ड पे होता ही है। और मतलब पॉइंट वही था कि उनका बुरा गेम जा भी रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो, बिकॉज वही तो गोल बना के देंगे अल्टीमेटली अगर बनेगा तो। राइट। तो वो मुझे समझ में नहीं उस टाइम पे तुम क्या सोच रहे थे। और फिर थोड़ी सी इसकी बुद्धि जागी कि नहीं भाई कोई अटैकिंग सब में करता हूँ, तो भाई साहब ने वरान की जगह कोबी मेनू को ले आए। अच्छा, ओके। तो आमराबाद को सेंटर बैक बना दिया। राइट। ये तो क्या कर रहे हो? डज इट मेक एनी सेंस कि आप आमराबाद को सेंटर बैक पे खिला रहे हो? आई थिंक मुझे सबसे स्टूपिड जो डिसीजन लग रहा है वो तो हैनिबल मजाबरी का लग रहा है, क्योंकि हैनिबल मजाबरी इज नॉट अ विंगर। तो आप उसको गर्नाचो की जगह लाए भी तो यू आर एडिंग मोर टू द मिडफील्ड ओनली। इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग फॉर अ फॉरवर्ड। थोड़ा अटैकिंग मिडफील्डर है, बट जो सेंस है उसकी वो मिडफील्डर वाली है। तो बहुत कुछ ऐसा सेंस बनता नहीं था गर्नाचो को निकालने का, प्रोवाइडेड कि इन द पास्ट फ्यू गेम्स ही हैज बीन योर बेस्ट प्लेयर। एंड लाइक स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट ब्रूनो फॉर अ सेकंड, क्योंकि आई वांट टू टॉक अबाउट ब्रूनो यहाँ पे, डिड ही हैव अ गुड गेम? नहीं, आई डिड नॉट लाइक हिम इन दिस गेम। एंड मुझे ब्रूनो का भी ये लगता है क्योंकि ब्रूनो को भी अब काफी टाइम हो चुका है एंड ही इज अ कैप्टन नाउ। यू कैन से कि आसपास की टीम अच्छा नहीं खेल रही है, बट अगर हम लोग बायर्न की बात करें, एज यू सेड कि मूसियाला के थोड़े थोड़े मोमेंट्स दिख रहे थे ब्रिलियंस के, ये सेम चीज हमें बिग गेम्स में ब्रूनो की तरफ से क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अगर आर यू सेइंग कि इस सीजन में नहीं दिख रहा है, कभी नहीं दिखता तुमको? नहीं, इस सीजन में स्पेसिफिकली, क्योंकि वैसे तो है क्वालिटी प्लेयर है नो डाउट, बट आई थिंक यूनाइटेड की तरफ से ही हैज टू स्टेप अप सम टाइम, क्योंकि अब तो आप मेन कैप्टन बन चुके हो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आई थिंक वो मन उठ चुका है सबका, मुझे ऐसा समवॉट ऐसा लगता है प्लेयर्स का, लाइक कि हारना ही अब तो हम क्या ही कर सकते हैं। एंड मतलब वो दैट कुड बी ट्रू कि वो मैनेजर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ऐसा। भाई देख के तो इंटेंट से तो यही लगता है। इट्स सैड भाई, ऑल्दो अगर ऐसा हो रहा है एक्चुअली में। एंड मैं यही कहूँगा कि मूसियाला जैसा छोटा प्लेयर है, इतना मतलब छोटा एज एन एज में काफ़ी छोटा है, जब इतना डिफेंसिव गेम होता है तो जो भी मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस बनता है वो ऐसे प्लेयर से ही बनता है। अल्टीमेटली केन भी तो अभी आया ना, उसने भी तो ब्रिलियंस दिखाई दी पास देने में। भाई लेट मी टेल यू, इतना कुछ सीखने के लिए था ना यूनाइटेड के पास, बिकॉज हम वही कह रहे हैं बायर्न म्यूनिख ने आगे जाते वक्त अटैकिंग वाइज इतना बहुत कुछ क्रिएट नहीं करा, बट डिफेंसिवली हैरी केन को मैंने लिटरली डिफेंडर्स के पास आते हुए देखा है भागते हुए। कोमन और साने तो इंजन ही है, वो तो लेफ्ट बैक और राइट बैक के पास पहुंचे हुए थे। पूरी टीम जिस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रही थी ना डिफेंसिवली, इट वाज समथिंग टू लर्न फ्रॉम, क्योंकि वहां पे यूनाइटेड में वो प्रेस सिर्फ वो तभी कर रहे होते हैं जब बॉल आगे होती है। जब पीछे ट्रैक बैक करने की बात आती है ना विंगर्स आते हैं, ना स्ट्राइकर आता है, ना कोई अपना ब्रूनो फर्नांडिस ज्यादा आता है। राइट, फर्नांडिस ऑल्दो पिछले सीजन तक बहुत आ रहा था। एंड इट मेक्स यू वंडर कि भाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। एग्जैक्टली, वो अटैक नहीं करे तो लेकिन कम से कम डिफेंस तो बहुत तगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेयर्स खड़े रहते हैं, प्रॉब्लम ये है। और अल्टीमेटली वही था यार, गेम में बायर्न म्यूनिख ने पहले हाफ में 5 शॉट लिए, दूसरे हाफ में भी 5 शॉट लिए, एक गोल मार दिया। यूनाइटेड के ओवरऑल पूरे गेम में सिर्फ 5 शॉट थे और एक ही ऑन टारगेट था। पोजेशन भी आई थिंक उनका 59-60% कुछ था। अब बहुत एफर्टलेसली वो मारा है मतलब गोल। मतलब तुम ये सोचो कि बायर्न म्यूनिख इतना स्ट्रगल कर रही है पर्सनली, इतना लैक ऑफ इंटेंट था, पूरे मैच में इंटेंसिटी हाई नहीं करी, और फिर भी बड़े पेशेंटली आराम से हरा दिया यूनाइटेड को। स्पीक्स अ लॉट अबाउट यूनाइटेड्स कंडीशन। राइट। और यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन करूंगा कि यार जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इतनी इंजरीज हुई हैं, कैन दैट एस्पेक्ट कट सम स्लैक फॉर टेन हैग, या फिर भी यू कैन नॉट गिव एनी एक्सक्यूज फॉर दिस परफॉर्मेंस? आई थिंक कर तो सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी इंजरीज भी कुछ ज़्यादा ही हो गई इस टाइम पे, 25 इंजरीज नो जोक। बट मैं यही कहूँगा टेन हैग के लिए गोइंग फॉरवर्ड आपको कैसे भी करके प्रीमियर लीग टॉप 4 में तो फिनिश करना ही करना है। लाइक देयर इज लिटरली नहीं, मतलब वो तो हम लाइक इस टाइम पे कह रहे नहीं आ सकते, बट आई थिंक लाइक देयर इज जनरली नो रूम फॉर एरर राइट नाउ। अगर आप यूरोपा भी नहीं खेल पाए इस ग्रुप में, अगर लाइक जिनको नहीं पता, अल्टीमेटली गैलाटासराय और कोपेनहेगन का जो मैच था वो कोपेनहेगन 1-0 जीत जाती है, वो भी एक अलग स्टोरी है भाई साहब। कोपेनहेगन किससे सोचा था यहाँ पे टोरंटो 16 के लिए क्वालिफाई करेगी, अगर गैलाटासराय और यूनाइटेड और ग्रुप में, इन अ ग्रुप जहाँ पे यूनाइटेड और बायर्न म्यूनिख, एग्जैक्टली, और गैलाटासराय। तो आई थिंक कि अल्टीमेटली अगर आप यूरोपा के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, 4th फिनिश कर रहे हो विद जस्ट 4 पॉइंट्स, 6 गेम्स में आप 4 पॉइंट लेके बैठे हुए हो, देयर जेन्युइनली नो रूम फॉर एरर नाउ। अगर आप सेम चीज हमने लास्ट टाइम बोला था प्रीमियर लीग में कि जो चीज इसने अभी करके दिखाई टेन हैग ने, ये चीज बेयर मिनिमम होगा नेक्स्ट सीजन, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। मे बी आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी, बट अगर आप एक बार कर सकते हो तो आप दूसरी बार भी कर सकते हो। और उसका आधा भी नहीं कर रहा अभी तो। आधा भी नहीं कर रहा। और प्लस चैंपियंस लीग में तो इतना ह्यूमिलेटिंग फैशन में लोग बाहर हुए हैं,
कोपनहेगन, गैलाटासराय, बायर्न म्यूनिख में अगर आप सेकंड नहीं आ पा रहे ग्रुप में, फर्स्ट तो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, सेकंड भी नहीं आ पा रहे तो दैट्स शेम ऑन यू भाई। इतनी भी ज्यादा गंदे प्लेयर्स ही थे कि आपकी कोपनहेगन और गैलाटासराय से गंदे प्लेयर्स हो जाएंगे। और अब एज सच कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, बिकॉज अब आप यूरोप का कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले, तो फुल फोकस अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे, राइट। ऑन द अदर हैंड टीम्स लाइक लिवरपूल, चाहे वो यूरोपा में कह लो, चाहे सिटी कह लो, अपना स्पर्स कह लो, स्पर्स तो है इस बार चैंपियंस लीग में। हाँ है ना। नहीं चैंपियंस लीग में नहीं वो लास्ट सीजन था। हाँ अरे न्यूकासल आ गई थी ना इस बार। अच्छा हाँ भाई साहब ये भी अलग कहानी है। बट हाँ चलो न्यूकासल ही ले लो, ऑल दीज टीम्स जो कि टॉप 4 के कंटेंशन में, उसमें से 3 तो हमने गिनी ली अभी, दे विल बी ऑक्यूपाइड विद देयर ड्यूटीज इन यूरोप। आपके पास एक चांस है कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है इंजरी वाइज भी, फिर भी आप थोड़ा मेकअप कर सकते हो, बिकॉज अब बहुत सारे मैचेस नहीं खेलने हैं आपको। अगर अब भी ये लोग, मतलब आई थिंक टॉप 4 तो बहुत अनरियलिस्टिक है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। डू यू थिंक टॉप 6 में आ सकते हैं? आना तो चाहिए कायदे से इस टाइम पे, अगर ये लोग अपना थोड़ा सुधारे अपने आप को। बट आई थिंक एक बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी कि आप FA कप के लिए जाओ, क्योंकि ये एक वो थोड़ा प्रेस्टिजियस कप भी है। इट्स नॉट लाइक कारबाओ कप जिससे आप ऑलरेडी बाहर हो चुके हो बाय द वे। FA कप के लिए जाओ, वहाँ पे भी टीम स्टार्टिंग के राउंड्स में थोड़ी अपनी वीक टीम्स खिलाएंगी। गो टू दैट एटलीस्ट क्वार्टर सेमीज तक जाओ, फिर वहाँ पे यू हैव टू विन ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिटी। वहाँ पे आपको करके दिखाना पड़ेगा अगेंस्ट बिग टीम्स। आई थिंक FA कप जीतना एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकती है इनके लिए, क्योंकि और कुछ बचा भी नहीं है इनके पास करने को। टॉप 4 में आना बहुत डिफिकल्ट है अगर आप एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे FA कप जैसी, जो कि कप कंपटीशन है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। देन भाई आप बस फिर आप दुआ करो कि आपका क्लब कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकले। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डू दे सैक टेन हैग? सैक तो आई थिंक इस बार नहीं होगा। फेब्रिजो रोमानो का एक इंटरव्यू था किसी एक यूट्यूबर के साथ, उसमें ही सेड कि जो भी जिम रैटक्लिफ आने वाला है वो साइनिंग्स के साथ बैक करने वाला है टेन हैग को इन द नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो। सो फेब्रिजो के हिसाब से तो आई डोंट थिंक साइनिंग्स इज एन एक्सक्यूज दो, उसको हर चीज अभी तो नहीं है। कुछ 4 भी मिल गया, अपना एंटनी अपने 400 मिलियन खर्च कर चुके हैं वो लोग, तो इट्स नॉट लाइक कुछ खर्च ही नहीं करा इन लोगों ने। तो क्या बैक करना साइनिंग्स के साथ? मतलब पॉइंट ये है कि या तो सैक कर सकते हैं आप लोग, या तो आपको बस रख सकते हो। और एकदम ही आइडियल सिनेरियो टेन हैग के लिए क्या होगा कि मेरे को पैसे भी मिल रहे हैं, साइनिंग के साथ भी बैक कर रहे हैं, और मैं जॉब पे भी हूँ। तो एकदम फेवरेबल सिनेरियो है टेन हैग के लिए इस टाइम पे। आई डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू सैक हिम, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अगर करते भी हैं तो आई डोंट सी अ बेटर ऑप्शन राइट नाउ इन द मार्केट। सो आई डोंट नो कि करना सही भी होगा या नहीं। जिडान वो आएगा नहीं, वो तो मना कर देगा। लाइक द ओनली रीजन व्हाई टेन हैग इज नॉट सैड इज बिकॉज कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अच्छा। उसके अलावा वरना सैक कर चुके थे। इसी सेम मोमेंट पे मोरिनियो को सैक कर दिया था, आपने ओले को सैक कर दिया था, रैंगनिक को आई डोंट नो व्हाई किस बेसिस पे उन्होंने उसको ड्यूटी पे नहीं रखा अल्टीमेटली। बट रैंगनिक को वापस ले आओ भाई, अब वो आएगा नहीं ना भाई, उसकी भी तो ईगो है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने एक बंदे को एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऐसा साइन किया था कि चलो ये इंटरिम निकाल लो पीरियड 6 महीने का, फिर स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनना, और फिर सैक ही कर दिया। इंटरिम का पॉइंट दे दिया आपने, फिर स्पोर्टिंग डायरेक्टर से पहले सैक कर दिया। क्या सेंस बना भाई साहब उस टाइम पे यूनाइटेड का? तो आई थिंक बस इस टाइम पे ऑल दे नीड टू इज प्रे भाई यूनाइटेड फैंस कि कुछ भी करके उनका क्लब इस मिजरी से बाहर निकले। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू रियल मैड्रिड भाई। उनका मैच भी काफ़ी नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो भी रिगार्डलेस टॉप ही करने वाले थे। मैं पूरे मैच में जब मैं यूनाइटेड का मैच देख रहा था तो मेरे फ़ोन पे बार बार नोटिफिकेशन आया जा रहा था, तो क्योंकि मैं मैच देख नहीं पाया मैड्रिड का, तो बार बार ऐसा हो रहा था कि बर्लिन ने गोल मारा, फिर मैड्रिड ने मार दिया। हाँ, राइट। मैं एंड तक होप कर रहा था कि चलो एटलीस्ट 1 पॉइंट तो बर्लिन को मिल जाए, बट ये इन लोगों ने फिर से एंड में आके एक पेनल्टी कह रहा हूँ वो गोल मार दिया। पेनल्टी तो मिस कर दी थी मॉडरिच ने। मतलब ये कहना पड़ेगा भाई रियल मैड्रिड का भी, दे टर्न अप। मैं अपने दोस्तों के साथ भी कह था भाई हाउ डू वी डू दिस एवरी टाइम। हर बारी कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। यहाँ पे बर्लिन के घर में मैच था एंड इट वाज अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बर्लिन फैंस वहाँ पे, जो कि एक्सपेक्टेड था। सारे जो फैंस थे वो ऐसे कंधे पे कंधे रख के ऐसे कूद रहे थे पूरे टाइम, तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर उन्होंने बना रखा था। एंड यूनियन बर्लिन वाज गोइंग विद 4-3-1। जिनको नहीं पता, अल्टीमेटली यूनियन बर्लिन आई थिंक लास्ट पाई है, तो यूरोप में है ही नहीं इस टाइम पे। यूरोपा में आने का चांस था, 1 पॉइंट भी ले जाते तो यूरोपा में आ सकते थे। तो मुझे एंड में तो मुझे थोड़ा गंदा भी लग रहा था कि यार ये लोग यूरोपा खेल सकते थे, हमारे लिए कुछ खास था नहीं जीतने को, तब भी हम जीत गए अल्टीमेटली। मैड्रिड जाती है इस बार 4-3-1-2 फॉर्मेशन के साथ, एंड ऑन पेपर भी यही थी एंड ऑन फील्ड भी यही थी। क्रूज स्टार्ट नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल केपा वापस आ जाता है, हु हैड अ वेरी गुड गेम इन माय ओपिनियन, एंड लूकास वास्केस स्टार्ट करता है। कारवाल इज इंजर्ड राइट नाउ। वेरी गुड गेम कह रहा और 2 गोल खाए भी हैं। नहीं, पर कुछ गलती नहीं थी उसकी एज सच।
लूकास हास्का स्टार्ट करता है राइट बैक पे, अपना रूडिगर को इस बार रेस्ट दिया गया एंड 12 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा गेम हुआ है जिसमें रूडिगर को स्टार्ट नहीं कराया गया। 19 कंसेक्यूटिव गेम्स उससे स्टार्ट करें तो आई थिंक अ मच डिजर्व्ड रेस्ट, क्योंकि ला लीगा में तो जिरोना पीछे पड़ी हुई है। प्लस जो हमने देखा था लास्ट सीजन रूडिगर के साथ कि वो उस लेवल पे नहीं खेल पा रहा था, इस सीजन ही इज शोइंग दैट लेवल, अच्छा खेल रहा है एंड ही हैज स्टेप्ड अप इन द एब्सेंस ऑफ एलेबा अपना। सो आई थिंक रूडिगर को रेस्ट करना एकदम सेंस बनता था इस टाइम पे। सो नाचो स्टार्ट करता है एंड एलेबा स्टार्ट करता है साथ में, एंड लेफ्ट बैक पे इस बार फ्रान गार्सिया स्टार्ट करता है। आई वाज सो हैप्पी भाई, आई यूज्ड टू प्रे फॉर टाइम्स लाइक दिस। एलेबा फ्रान गार्सिया स्टार्ट करता है, वेरी गुड गेम। अच्छा, एंड डज इट मीन नाउ ही विल बी अ स्टार्टर बिफोर मेंडी? मतलब मेरे हिसाब से तो पहले होना चाहिए था, बट एंसेलोटी देखते हैं क्या सोचता है। मिडफील्ड में हमारे मॉड्रिच स्टार्ट करता है, क्रूज वॉज रेस्टेड, वाल्वर्दे स्टार्ट करता है एंड सेबायो स्टार्ट करता है एंड बेलिंगम इन दैट कैंप पोजीशन। एंड आगे जो थे इस टाइम पर रोड्रिगो थे और अपना होजेलू था। ब्राहिम डियाज को स्टार्ट डायमंड फॉर्मेशन खिला रहे थे 4-3-1-2। हाँ, अभी तो ये 4-4-2 पे जा रहे थे, वो वापस क्या चल रहा है भाई, पता नहीं क्या इनका। बट ब्राहिम डियाज चाबी करे तो बार्सिलोना हार जाती है, हम गाली देते हैं, ये एंसेलोटी करे तो जीत भी रहे हैं, राइट। एंड ब्राहिम डियाज को स्टार्ट नहीं कराया, आई थिंक वो थोड़ा बमर था, बट अल्टीमेटली मतलब आई थिंक एक वो स्ट्राइकिंग प्रेजेंस थी जो कि वो प्रोवाइड कर रहा था होजेलू की वजह से। अल्टीमेटली हम लोग मैच जीते भी हैं, 2 गोल उसने मारे हैं, तो अल्टीमेटली इट पेड ऑफ ऑल्सो। ऑल द एंड में 80th मिनट के आसपास ब्राहिम डियाज वो लोग ले आए थे, बट बहुत कुछ था नहीं उसमें। फ्रैंक गार्सिया और ब्राहिम डियाज दोनों साथ में स्टार्ट नहीं कर पा रहे भाई। हाँ, साथ में स्टार्ट नहीं कर पा रहे एक्चुअली में। बट नाउ टॉकिंग अबाउट द गेम, आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ मिनट में तो मैड्रिड इतनी ज़्यादा शेकी लगी थी क्योंकि विद इन द फर्स्ट आई थिंक 20 सेकेंड्स ही मैड्रिड वाज दिस क्लोज टू कंसीडिंग। अच्छा, क्योंकि एक वॉली मिलती है उनको, लाइक ऐसा नहीं होता कि बॉल मार दिया आगे सेंटर से स्टार्ट करते ही एंड उसमें ही चांस बन गया उनका। एक वॉली मिली थी फ्रॉम जस्ट आउटसाइड द 6 यार्ड बॉक्स एंड वो भी एकदम पॉइंट ब्लैंक सेव था फ्रॉम अपना केपा। तो वो सेव हो गया, बट आइडियली इट शुड हैव बीन अ गोल एंड एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्टार्ट मिलती अपना इसको यूनियन बर्लिन को अगर वो गोल हो जाता। एंड उसके बाद ही एक और चांस मिलता है उसके जस्ट बाद, जिसमें नाचो जो है वो बॉल क्लियर करता है ऑफ द लाइन, तो वो भी गोल जा सकता था बहुत अच्छा। उसमें भी आई थिंक केपा की गलती नहीं थी, बट वो 1v1 चांस था, उसने काइंड ऑफ उसके चिप कर दी एंड बट धीरे थी बॉल थोड़ी। तो डू यू थिंक कि मैड्रिड बहुत लाइटली ले रही थी गेम को स्टार्टिंग में, इसलिए इतना चांस बन रहे थे उनके? यार मैड्रिड मुझे लगता है शेकी लगती है स्टार्टिंग में, हर बार ही ऑलमोस्ट हर मैच में जगने में टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है उनको थोड़ा। तो उसमें वही बात है कि अगर दूसरी टीम ने चांस बना दिए तो स्कोर कर सकते हैं वो लोग। जैसे इसमें भी 2 गोल तो आ सकते थे स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही। अब उनने शायद उतनी क्वालिटी नहीं थी उनके अटैक में, इसलिए गोल नहीं आ पाया, बट आइडियली गोल आ जाने चाहिए थे यहाँ पे, बट नहीं आता। फिर धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि मैड्रिड फिर से वही करती है, लेट्स कीप द पोजेशन, बॉल इधर उधर करो, थोड़ी साइडवेज पासिंग करो, पोजेशन रखो, थोड़ा टेम्पो धीरे करो गेम का, एंड धीरे धीरे कंट्रोल में आना स्टार्ट करती है मैड्रिड। इन सेइंग दैट आई डोंट थिंक कि बर्लिन एकदम ही बैम्बूजल्ड हो गई थी इसके बाद, लाइक क्लूलेस नहीं हो गई थी जैसे यूनाइटेड हो जाती है। उनके पास तब भी था कि हमें बॉल मिलेगी, हम अटैक करने जाएंगे, विल पेशेंटली वेट फॉर इट। बट मैड्रिड ने थोड़ा अपना गेम चलाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सेटल हो रही थी धीरे धीरे गेम के अंदर। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक चांस मिलता है बेलिंगम को इन द 9th मिनट, एंड टिपिकल अगेन वो इन बिहाइंड रन निकालता है बेलिंगम, एंड वो भी सॉर्ट ऑफ 1v1 चांस था, बट वो गोल नहीं मार पाता। इट वॉज अ गुड सेव फ्रॉम देयर कीपर। उनका कीपर भी मैं यही कहूँगा कि 3 गोल तो खाए अल्टीमेटली, बट इट वॉज नॉट लाइक ही हैड अ बैड गेम। उसके भी गोल आए हैं, वो क्वालिटी गोल्स ही गोल खाया है वो अल्टीमेटली, राइट। कुछ ऐसा गंदा गेम नहीं गया उसका। बट हाँ, बेलिंगम का चांस है, इस मैच में बेलिंगम का गोल नहीं आया। असिस्ट आया था कोई? नहीं। अच्छा, बताओ तो रेयर गेम्स जहाँ पे कुछ भी नहीं आया। वैसे असिस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, बट मैं आगे बात करूंगा उसकी। प्री असिस्ट नहीं, वो था, बट वो डिफ्लेक्ट होके बाद में गोल गया, तो असिस्ट मिला नहीं उसको। तो यहाँ पे वो सेव हो जाता है। फिर 15th मिनट पे एक और बहुत अच्छा चांस मिलता है जब होजेलू क्रॉस बार पे मार देता है। यहाँ पे फ्रान गार्सिया क्रॉस डालता है बहुत अच्छा, एंड लेट मी जस्ट से कि फ्रान गार्सिया एकदम एक अलग डायमेंशन प्रोवाइड करता है मैड्रिड को, जो कि हमें मार्सेलो के टाइम पे मिलती थी। अच्छा। मार्सेलो के बाद से एक भी ऐसा फुल बैक हमें लेफ्ट बैक पे नहीं देखने को मिला जो कि वो डायमेंशन प्रोवाइड कर सकता है ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। जब लेफ्ट विंग पे लाइक इफ वी सी कि विनीशियस लेफ्ट विंग पे खेल रहा है, बॉक्स के पास जाएगा तो देयर विल बी अ गाय जो कि इन बिहाइंड क्या कहते हैं, इन बिहाइंड रन निकालेगा, बेसिकली ओवरलैपिंग रन निकालेगा। द करेक्ट टर्म इज ओवरलैपिंग टर्म। हाँ, तो निकालेगा, तो बेसिकली हैव एन ऑप्शन टू पास समबडी। हम लोग क्यों कहते हैं कि रोड्रिगो और विनीशियस एट टाइम्स दे गेट
लाइक सॉर्ट ऑफ आइसोलेटेड, 3-4 लोगों से कटाओ फिर गोल मारो, हर बार थोड़ी मार पाएगा। तो देयर शुड बी समवन ऑन दैट वेरी विंग जिसको वो पास कर सके। तो आई थिंक वो चीज़ फ्रैन गार्सिया बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, एंड दिस इज व्हाई आई एम सो एंग्री विद एंसेलोटी। भाई ही मस्ट स्टार्ट नाउ भाई, एंड दिस विल बी वेरी क्रूशियल अगेंस्ट टीम्स लाइक बायर्न एंड सिटी जब भी खेलने को आएगा सेमीज वगैरह में। हाँ, क्योंकि उनके विंग्स पे भाई ताबड़तोड़ प्लेयर्स होंगे, एंड उनके तो सिटी की तो फॉर्मेशन भी ऐसी भाई, वो सेंटर बैक भी कभी कभी खुल जाते हैं अपने विंग पे, सामने 3 to 4 रन में एक विंगर तो होता ही है। सो वहाँ पे नंबर्स ऐड करना और वन टच मतलब होता है ना 1-2 पासिंग करके क्विकली मूव आउट करना फ्रॉम रिस्की सिचुएशंस, वो बहुत काम में आ सकता है विंग्स पर। एंड आई थिंक पोजीशन तो मेंटेन कर ही रही थी मैड्रिड, बट इंटेंट भी दिख रहा था। यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि मैं कहता हूँ ना काफ़ी मैचेस में, लाइक तुम लोगों ने मेरे को सुना होगा ये सब बोलते हुए कि मैड्रिड ने बॉल रखा है, उन्हें पता है कि वो गोल मार देंगे तो लोग लाइटली ले रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक दैट इन दिस मैच, जो कि मुझे अच्छा लगा देखने में, एंड सरप्राइजिंग इससे था क्योंकि रिगार्डलेस हम टॉप करने वाले थे तो बहुत ज़्यादा मीनिंग था नहीं इस मैच का। तो उसके बाद जो इंटेंट देखने को मिल रहा था, आई वॉज हैप्पी अबाउट इट, एंड इसलिए आई थिंक अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग मैच भी हुआ। इट वॉज नॉट लाइक बायर्न इंटेंट छीन लिया, एग्जैक्टली बायर्न यूनाइटेड जैसा मैच नहीं हुआ है। एक और चांस बनता है मैड्रिड का, होजेलू का चांस बनता है जस्ट बिफोर हाफ टाइम, आई थिंक 40 मिनट के आसपास, वो भी वो मिस कर देता है। एंड आई थिंक उस टाइम पे होजेलू गेम काफ़ी गंदा जा रहा था, देखने में ही लग रहा था कि यार इसको स्टार्ट करा तो दिया, बट इतने चांस मिस करेगा तो ये आगे कैसे पोजीशन रखेगा अपनी। बट कितने ब्रेक के बाद खेल रहा था? 2-3 गेम के बाद खेल रहा था आई थिंक, बट वही पॉइंट है कि उसको उस टाइम पे भी निकाला इसी वजह से था कि वो चांसेस फिनिश ऑफ नहीं कर रहा था। अल्टीमेटली ही मेड अप, सो हाँ अल्टीमेटली ही मेड अप, तो बाद में हम कह सकते हैं हाइंडसाइड में, बट आई थिंक उस टाइम तक तो मुझे लग रहा था कि यार इतने चांसेस मिस करेगा तो क्या ही करेंगे। बट नाउ लेट्स कम टू द मोमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ जब पेनल्टी मिलती है। आई थिंक एक बहुत क्लियर पेनल्टी थी, अपना लूकास वास्केस साइड से क्रॉस डालने जा रहा था राइट विंग से, वो भी मतलब कह सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली डिफेंडर गिर रहा था पर उसका हाथ थोड़ा पीछे था, डायरेक्ट हाथ पे लगती है, क्रॉस नहीं जा पाता, तो ऑब्वियसली पेनल्टी मिलेगी, राइट। तो पेनल्टी मिलती है, एंड इस टाइम पे मॉड्रिच ले जाता है पेनल्टी। नाउ मैड्रिड इस टाइम पे सीजन में वैसे बाय द वे उसने मिस कर दी पेनल्टी, बहुत गंदी पेनल्टी थी, आई थिंक बीच में मारी थी एकदम, एंड थोड़ी वीक भी थी, बहुत आराम से कीपर ने रोक ली वो, एंड मैड्रिड का चांस जो था बहुत क्लियर चांस आगे जाने का वो मिस कर देता है। ना इस सीजन मैड्रिड ने 3 पेनल्टी मिली हैं मैड्रिड को, एंड 3 अलग अलग लोगों ने लिया। एक रोड्रिगो ने लिया, एक होजेलू ने लिया और एक मॉड्रिच ने लिया, और तीनों मिस हुई हैं। तो बेंजेमा को मिस कर रहे हैं। आई थिंक कोई ऐसा सोच भी नहीं सकते भाई मैड्रिड के पास पेनल्टी होगी और मिस करेंगे। रामोस ने ही मिस कर दी वहां पे सेविया से, वो मार दी उसने चलो बाद में अल्टीमेटली, बट हाँ पहले मिस थोड़ी पता था कि रीटेक होने हाँ राइट। बट आई थिंक कि ये चीज़ थोड़ी जेन्युइनली कंसर्निंग है, क्योंकि पेनल्टी शॉर्ट तरीका है आपका गोल लेने का, एंड अगर किसी इंपॉर्टेंट मैच में आगे चलिए किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आपको ऐसी पेनल्टी मिलती है तो गोल मारना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मॉड्रिच से आई वॉज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि वो गोल मार देगा, बट वो नहीं मार पाए यहाँ पे भी, एंड विनीशियस भी अच्छी पेनल्टी नहीं लेता, तो यू काइंड ऑफ वंडर कि एक्चुअली में पेनल्टी टेकर होगा कौन यहाँ पे। आई थिंक एक बंदा जिसको आगे चल के ट्राई कर सकते हैं, दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी बेलिंगम। वो हर चीज़ अच्छी कर रहा है, क्या पता ये भी कर ले। वैसे तो पेनल्टी टेकर है नहीं वो एक्चुअली, हाँ भाई पूछने वाला था, बट लाइक इवन मॉड्रिच इज नॉट अ पेनल्टी टेकर, तो आई थिंक ग्रूम करा जा सकता है उसको उस रोल में। व्हाई डू यू थिंक मॉड्रिच को उससे पहले पेनल्टी मिली होजेलू से? नहीं, होजेलू को मिल गई थी पहले, लाइक 2 मैचेस पहले हो चुके हैं जिसमें एक में रोड्रिगो ने ली थी सबसे पहले। नहीं मतलब इस मैच में होजेलू के होते हुए भी मॉड्रिच ने पहले क्यों ली? आई थिंक मिस कर चुके थे ऑलरेडी वो लोग, शायद इसलिए उन्हें लगा कि ऐसे थोड़ी ट्रस्ट गेन करा जाता है, एक मिस कर दी तो मतलब लेगा। हाँ, बट आई थिंक होजेलू के साथ हमें वैसे भी ट्रस्ट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ही इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टार्टर इन एवरी मैच। तो हमें कोई ऐसे बंदे पर ट्रस्ट करना चाहिए जो कि हर मैच में स्टार्ट करेगा। आई थिंक इस टाइम पे लेट्स गो विद बेलिंगम, क्योंकि मिस तो वैसे भी सब कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये भी मिस कर देगा, बट आई डू थिंक कि वो हर चीज़ कर ले रहा है तो शायद ये भी कर ले भाई। हाँ, ही इज हिम भाई। तो आई थिंक ये चीज़ वो कर सकता है, तो लेट्स स्टार्ट विद हिम नाउ, एंड ज़बरदस्ती में पेनल्टीज वेस्ट नहीं करते। बट ये पेनल्टी होती है, इससे सेव होकर कॉर्नर मिलता है, कॉर्नर लेके डायरेक्टली कीपर के हाथों में आती है, एंड वो वहीं से काउंटर चालू करता है, डायरेक्ट लॉन्ग बॉल डालता है, एंड हाफ टाइम होने वाला था जस्ट, एंड वहाँ पे एल्बा की इतनी बेवकूफ़ी देखने को मिलती है, इतनी क्लम्जी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। खाली था एकदम पीछे, बॉल डायरेक्टली उसका सारी थी बड़े आराम से, वो भाई साहब कुछ बाइसाइकिल किक करके क्लियरेंस करने जाते हैं, गिर के ऐसे पैर उठा के, और क्लियरेंस कर रहा है अपने गोल की तरफ। तो मुझे लगा भाई या तो तू आगे करता, पीछे क्या कर रहा है, और जब कोई आ नहीं रहा तो मतलब क्या है फालतू में क्लियरेंस करने का।
बट वो ऑब्वियसली एकदम अच्छे से कॉन्टैक्ट भी नहीं होता तो कीपर तक भी नहीं पहुंचती एंड एकदम हाथों मतलब पैरों में आ जाती है दूसरे बंदे के जो स्ट्राइकर दौड़ रहा होता है अपना, उसका नाम भी क्या था, लेट मी चेक, केविन वॉलेंट था उसका नाम, उसके एकदम पैरों में आती है बॉल एंड वो आराम से जाके 1v1 मिलता है, वो गोल मार देता है। तो भाई साहब हाँ पूरा एल्बा के था एंड वही बात है कि भाई एल्बा पे इतना ट्रस्ट दिखा के हमने वापस उसको स्टार्ट कराया है। अगर ऐसे खेलेगा तो रूडिगर के पास तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं होगा भाई, ऐसे खिलाएंगे तो फिर तो क्या ही करेंगे जब आप गिफ्ट कर दे रहे हो दूसरी टीम को। बट इसी के साथ बहुत ज़्यादा क्राउड भी उछलने लग गई थी एंड डिजर्वेडली सो अल्टीमेटली बर्लिन जो है लीड के साथ हाफ टाइम पे जाती है। मॉड्रिच भी जब वो जा रहा था हाफ टाइम पे आई थिंक काफ़ी गुस्सा लग रहा था अपने आप से, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। बट हाँ भाई लीड लेके जाती है एंड सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है। सेकेंड हाफ में अगेन आई थिंक सेम चीज़ दिखी बट एक सब्स्टिट्यूशन होता है, वैल्वर्दे हटा के क्रूज ले आते हैं। नाउ उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि इसका क्या एक्चुअल रीज़न हो सकता है क्योंकि वैल्वर्दे का गेम भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। एंड एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि इनका ग्राउंड थोड़ा अजीब था, लाइक कमेंटेटर्स के शब्दों में एग्जैक्टली क्योंकि आप देख के नहीं बता सकते वो था कि बहुत हार्ड है, ग्रास थोड़ी कम लग रही थी, अच्छा ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ट्रिम्ड ग्रास लग रही थी। तो जो प्लेयर्स थे ना उनको भी यूज होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। बहुत बार हमने देखा कि मिस हिट हो जा रहे थे, लाइक जब हम लोग कोर्ट में खेलते हैं सीमेंटेड पिच पे तो एक स्ट्रेंथ के साथ हम लोग पास करते हैं क्योंकि हमें बॉल जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी जल्दी मूव करेगी। हाँ तो धीरे मारनी पड़ती है, जब टर्फ पे खेलते हो तो आपको तेज मारनी पड़ती है। तो आई थिंक यहाँ पे भी थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस होगा क्योंकि वैल्वर्दे, मॉड्रिच ऐसे प्लेयर्स, बेलिंगम ऑल्सो ऐसे प्लेयर्स यूजुअली है नहीं जो कि ऐसे मिस हिट करेंगे पासेस, तो देखने को मिल रहा था। एंड क्रूज जब आता है मैं यही सोच रहा था कि क्या सीन है, बट अल्टीमेटली एक वो निकलती है, न्यूज़ रिपोर्ट निकलती है जिसमें वो कहते हैं कि ये चीज़ पहले ही प्लान थी, लाइक हाफ टाइम भी सब कर देंगे। हाँ ये मैच से पहले डिसाइडेड था। क्यों? टू गिव हिम रेस्ट, क्योंकि बहुत टाइम से वो खेल रहा है वैल्वर्दे भी। अच्छा। तो टू गिव हिम रेस्ट उस पहले से डिसाइडेड था प्री मैच मीटिंग में कि इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बहुत कुछ देखने का है नहीं है सच उसमें। क्रूज आता है, आई थिंक क्रूज ने भी एकदम अपना वही काम करा, उसने टेम्पो जितना था और धीरे कर दिया, बॉल अपने पास ही रख रहे थे वो लोग एंड इट वॉज नॉट लाइक कि साइड पासिंग हो रही थी, वो लोग आगे भी जा रहे थे एंड फॉरवर्ड पासिंग भी चल रही थी। तो क्रूज के आने से अगेन ये चीज़ है जो क्रूज रियल मैड्रिड में लाता है एंड वाई आई थिंक कि लाइक क्रूज इज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मिडफील्डर्स। हाँ वो तो है ही, ऑफ कोर्स जो रोल उसका है आपको फ्लैशी लगेगा ही नहीं क्योंकि मॉड्रिच का भी रोल ऐसा है कि वो बॉल कैरी करके आगे जगह ड्रिबलिंग करेगा। क्रूज का ऐसा रोल है जो कि ड्रिबलिंग भी नहीं करेगा, डिफेंसिव वर्क भी शायद ज़्यादा उतना ना पुट इन करे, बट जो पासेस निकाल देगा। आई डोंट रिमेंबर किसने ये चीज़ कही थी कि वॉट अदर मिडफील्डर्स डू इन लाइक 10-15 passes, क्रूज कैन डू विद अ सिंगल पास। तो वो चीज़ जेन्युइनली है क्रूज के साथ एंड वो जो टेम्पो कंट्रोल करने वाली बात होती है वो क्रूज से बेटर कोई कर ही नहीं सकता इस टाइम में मैड्रिड में। एंड ही स्टिल हैज अ फ्यू इयर्स टू गिव भाई, मतलब उसको जबरदस्ती मॉड्रिच के साथ क्लब इन करके बोल देते हैं बुढ़ा है, बट ही इज आई थिंक 32-33 का ही है अभी। हाँ 32-33 का है, राइट। तो अभी 2-3 साल तो खेल ही सकता है, बट वो शायद नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट ले रहा है उसके बाद उसकी अपनी। हाँ राइट, बट आई थिंक काफ़ी अच्छा कंट्रोल करा मैड्रिड ने गेम एंड एक टाइम ऐसा आ गया था जबकि यूनियन बर्लिन को पास मिल ही नहीं रहे थे, लाइक बॉल आएगी तब अटैक करोगे ना, बॉल ही नहीं मिल रही थी। एंड जब यूजुअली बॉल इतनी ज़्यादा रखती है एक टीम और दूसरी टीम को ऑन द ब्रेक खेलना पड़ता है, देन दैट मीन्स कि आपके जो गिन चुन के जो चांसेस आएंगे उनमें आपको इंडिविजुअल बिलियंस भी दिखानी पड़ेगी और फिनिश भी करना पड़ेगा। बट उतनी क्वालिटी है नहीं इस टाइम पे यूनियन बर्लिन में, बहुत यंग साइड है इस टाइम पे। तो जब बॉल उनके पास आ भी रही थी तुरंत मैड्रिड रीगेन कर ले रही थी पोजीशन। तो यूनियन बर्लिन से बहुत कुछ खास देखने को मिला नहीं अंटिल द गोल आता है उनका अल्टीमेटली। बट यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि मैड्रिड का कमबैक स्टार्ट होता है। 60th मिनट पे अपना होजेलू का गोल मारता है। रॉड्रिगो बहुत अच्छी ड्रिबलिंग करता है राइट विंग से, लाइक थोड़ा फेक करके एकदम एंड में लेके जाता है बॉल एंड क्रॉस बहुत अच्छा डालता है ऑन द एकदम प्लेटर पे लेके दे दी होजेलू को, जो कि बहुत सिंपल सा गोल मारता है। राइट, बट गुड प्लेसमेंट फ्रॉम होजेलू, वो भी मानना पड़ेगा उसको। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रूडिगर जो है 70th मिनट पे आता है एल्बा की जगह। आई थिंक दैट वाज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या मिस्टेक करी है उसने। But apart from that, did he have a good game? Apart from that one mistake? यार मतलब वही पॉइंट है ना कि हाँ गेम तो अच्छा ही जा रहा था, सिंपल। जब एक टीम पोजीशन रख रही होती तो डिफेंडर का कितना ही गंदा गेम जा सकता है, पर उसमें भी आपने इतनी गंदी मिस्टेक कर दी तो यू डिजर्व टू बी सब्स्टिट्यूटेड। एग्जैक्टली एक मोमेंट में आप पूरी टीम को कॉस्ट कर सकते हो। बट वहाँ पे पता है वहाँ पे उसको तब भी सॉर्ट ऑफ दे सकते थे कि एक रूम दे सकते थे फॉर एरर का, क्योंकि यूनाइटेड भी ऑन द ब्रेक खेली थी। इट वाज नॉट लाइक दे वर मेंटेनिंग पोजीशन ज़्यादा। यहाँ पर तो एकदम पोजीशन मेंटेन कर रहे हो तो आपके कुछ है ही नहीं करने को भाई, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो तो आपकी गलती है फिर वो।
पर रूडिगर आता है एंड फिर आने के 2 मिनट बाद हम लोग देखते हैं होजेलू एक और गोल मारता है। यहाँ पे इस बार हम देखते हैं कि बेसिकली ट्रांजिशन बहुत अच्छा करती है मैड्रिड, एंड यहाँ पे प्लेयर्स लाइक क्रूज एंड मॉड्रिच कम इन टू प्ले, जो कि अगेन आप 3-4 पास करके एक थ्रू बॉल निकाल सकते हो। मॉड्रिच ने अपने हाफ से एक थ्रू बॉल निकाली फ्रैन गार्सिया को लेफ्ट विंग पे, बहुत अच्छी थ्रू बॉल थी। फ्रैन गार्सिया भागते हुए जाता है, क्रॉस डालता है, एंड होजेलू का भी काफ़ी अच्छा हेडर था क्योंकि वो रन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, एंड थोड़े टाइट एंगल्स उसने हेडर मारा वो गिरते हुए। तो आई थिंक गुड गोल फ्रॉम होजेलू, बट वही बात है कि मॉड्रिच का जो पास था दैट मेड दैट गोल। मतलब वही है ना, बिग मोमेंट्स पे वो यूसीएल का एक्सपीरियंस काउंट करता है। तुम छीन नहीं सकते किसी प्लेयर से, चाहे कितना बुढ़ा हो। एग्जैक्टली। एंड फिर 80th मिनट पे आई थिंक थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल हो गए थे, हमें लगा था कि गोल आने नहीं वाला, अब कोई आराम से इस मैच को निकालो। ब्राहिम डियाज ले आते हैं हम लोग अपना रॉड्रिगो की जगह, होजेलू सब्स्टिट्यूट नहीं होता उस टाइम पे। रॉड्रिगो का भी आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड गेम, एंड बनता भी था सब्स्टिट्यूट होना क्योंकि वो भी लगातार गेम्स आर कमिंग थिक एंड फास्ट भाई। ला लीगा भी बहुत इंटेंस है इस टाइम पे, वी नीड टू सेव अप प्लेयर्स, एंड बहुत मीनिंगलेस मैच था रिगार्डलेस। तो रॉड्रिगो की जगह ब्राहिम डियाज आता है। आई थिंक ब्राहिम डियाज का कुछ खास करने को था नहीं इस गेम में, बहुत कुछ उसने दिखाया नहीं। बट फिर एक सरप्राइज होता है जब 86 मिनट पे यूनियन बर्लिन का गोल आता है, एंड वो गोल भी स्टिल आई वोंट ब्लेम केपा, क्योंकि बेसिकली अब उनके हाफ में, मैड्रिड के हाफ में वो लोग एक आउटसाइड लेते हैं, एंड लेके वो होता है ना कि बॉल किसी के भी कंट्रोल में नहीं, इधर उधर गिरते पड़ते आ गई, एंड थोड़ी ले ऑफ होके वो आउटसाइड द बॉक्स जाती है, बंदा भागते हुए आता है और शूट ले लेता है, एंड वो एकदम ऐसे लो शूट लेता है और वो एकदम कॉर्नर में जाती है तेजी से। तो आई थिंक वहाँ पे भी आई वोंट ब्लेम केपा, यहाँ पे थोड़ा इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गोल था, यू कुड नॉट हैव डन एनीथिंग वहाँ पे। बट वहाँ पे गोल आता है 2-2 हो जाता है। नाउ 86 मिनट पे जब कोई भी टीम 2-2 होती है, मेरे को भी लगा था कि भाई आज दिन नहीं है, ठीक है निकल जाएगा, हो जाएगा, मतलब जरूरत भी नहीं है सियासत। हाँ, तो लगा था कि ठीक है भाई, अच्छा ही इनको एक पॉइंट भी मिल गया, जा रही यूरोपा ये लोग। बट फिर 89 मिनट पे जस्ट 3 मिनट्स लेटर मैड्रिड एक और गोल मार देती है, एंड ये भी गोल बहुत ही कुछ खास नहीं था। बेसिकली पोजीशन पूरा मेंटेन कर रखा था मैड्रिड ने, लेफ्ट विंग से अपना जूड बेलिंगम एक क्रॉस डालता है, वो सेबायोस के पास आती है, वो बॉक्स के अंदर लेके जाता है, बॉल थोड़ी कैरी करके जाता है, एंड एक शूट लेता है। शूट अगर एक्चुअली में बिना डिफ्लेक्ट हुए जाती तो बहुत तेज जाती, ऑल्सो कुड हैव गॉन अ गोल, बट जब एक शूट इतनी तेजी से ली जाती है, फिर वो कुछ पैर से स्लाइटली भी टच होती है ना, स्लाइटली टच हुई थी बट स्लाइटली टच होती है तो भी स्पीड बहुत कम हो जाती है उसकी। और कीपर पे तब कुछ ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी उसका रिएक्शन उसके बेसिस पे होता है कि बॉल इतनी तेज आने वाली है। तो इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज गोल्स कि वो थोड़ी स्लो हो गई और फिर वो कॉर्नर में चली गई। तो यहाँ पे इसलिए बेलिंगम को असिस्ट नहीं मिला क्योंकि वो डिफ्लेक्ट होके गया, बट हाँ उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था एक तरीके से। एंड फिर आई थिंक उसके बाद थोड़ा हार्ड ब्रेक था यूनियन बर्लिन फैंस के लिए भी, फैंस भी थोड़े दुखी लग रहे थे उस टाइम पे, एंड एक्स्ट्रा टाइम भी इतना था नहीं कि वो लोग कुछ कर पाए। आई थिंक 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला था वहाँ पे, एंड इसी के साथ मैड्रिड जीत जाती है एंड फिर से अपना ग्रुप टॉप करती है। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक दो चीज़ें जो मैं कहूँगा, फर्स्टली तो भाई एल्बा कांट स्टार्ट लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे खेलेगा तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं कराया जा सकता। एंड सेकेंडली आई थिंक फ्रैन गार्सिया का स्टार्ट करना इज मस्ट नाउ। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अगर वो स्टार्ट नहीं करेगा देन भाई यू आर अनफेयर, फालतू में मेंडी को स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ कब करेगा फिर, बच्चा अभी इस टाइम पर अच्छा खेल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस दो ना उसको। एंड एक लास्ट चीज मैं कहूंगा कि भाई क्रूज एंड मॉड्रिच टुगेदर कैन स्टिल डू इट, नॉट सेइंग कि उन्हें स्टार्ट करना चाहिए साथ में, क्योंकि कुछ मैचेस में काम करता है कुछ में नहीं कर पाता। मे बी इन दिस सीजन यू कुड यूज देम एज इंपैक्ट सबs। हाँ वो कर ही रहे वैसे भी, बट आई थिंक कि अगर वो स्टार्ट करते भी हैं दे कैन स्टिल डू इट भाई साहब। मॉड्रिच भी भाई साहब पेनल्टी मिस कर दी, बट हैट्स ऑफ टू दैट गाय भाई, जो लॉन्जेविटी उसने दिखाई है। लाइक पीपल कुड इवन से कि लॉन्जेविटी वाइज हम लोग मेसी रोनाल्डो की बात करते हैं, मॉड्रिच इज नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ भाई साहब। अभी लास्ट सीजन वो टॉप 10 में था बैलन डोर के, 36-37 की एज में कौन था भाई। तो इट्स क्रेजी व्हाट ही इज डूइंग, एंड लाइक लेट्स सी कहाँ तक जाता है। राउंड ऑफ 16 के भी ड्रॉज भी होने वाले हैं भाई, उस पर भी वीडियो बनेगी, मजा आएगा उसमें। मतलब आई वंडर कि बर्लिन के लिए मैं एक चीज कहूंगा कि डोंट यू थिंक अगर एक किसी भी एक नॉर्मल ग्रुप में होते हैं, वाई से नॉर्मल इन द सेंस कि इस ग्रुप में 2 बड़ी टीम्स थी, नेपोली और रियल मैड्रिड दोनों। अगर एक नॉर्मल ग्रुप में होते हैं, जैसे बार्सिलोना का ग्रुप है या फिर सिटी का ग्रुप है, don't you think they would have possibly made it to at least the Europa League? I think यूनियन बर्लिन फैंस को बहुत प्राउड होना चाहिए अपने आप पे, जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। मैड्रिड के अगेंस्ट भी पहली परफॉर्मेंस भी उन्होंने काफ़ी अच्छी दी थी, सेकंड भी अच्छी दी है। सो अ टीम जो कि अभी कुछ साल पहले तक आई थिंक 3rd-4th डिवीजन में थी, बात करी थी हमने इसके बारे में भी। पहला चैंपियंस लीग मैच ही उनका रियल मैड्रिड से हो गया। इतने टफ ग्रुप में थे जहाँ पे नेपोली भी थी। नेपोली अभी
सेमीज तक गई थी, लास्ट सीजन सेमी से क्वार्टर्स तक गई थी. बट जो भी है आई थिंक बहुत लाइक दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. जस्ट वो लोग यूरोपा से बच गए यहाँ पे. एंड रिगार्डलेस भाई ट्राई नेक्स्ट ईयर. बुंडेसलीगा में तो आप लोग रहोगे ही रहोगे. आई डोंट थिंक वो लोग एलिमिनेट होने वाले हैं, रेलीगेट होने वाले हैं. बट हाँ भाई दे हैव ऑल टू प्ले फॉर नेक्स्ट सीजन. अपना दे शुड बी प्राउड एंड कंटिन्यू इम्प्रूविंग. बट अगर हम बात करें उन 4 ग्रुप्स की जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो हाउ थिंग्स स्टैंड एग्जैक्टली, किसने क्या करा 6 मैच डे पे, वो बता दो सबको. फर्स्टली मैचेस की बात करते हैं. यहाँ पे लेंस जो है 2-1 जीत जाती है सेविया से. सेविया भी 4th आती है और यूरोपा लीग के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाते. मतलब जो लोग ऐसे सोच रहे थे कि ये लोग जानबूझ के यूरोपा लीग के लिए खेल रहे हैं, सारे वो मिथ्स बस्ट हो चुके हैं. आई थिंक दे आर जेन्युइनली हॉरेंडस इन दिस सीजन एज वेल एज द लास्ट वन. एग्जैक्टली. तो वो फॉर्म की, तुम कह लो कि रामोस का वो जो भी था, ऑल्दो वो भी क्या हुआ था, क्या बता दो सबको. हाँ, सो रामोस को पेनल्टी मिलती है, वो लेता है, फिर वो रीटेक की जाती है क्योंकि प्लेयर्स आगे आ चुके थे. मुझे याद है एक बार ये 1920 सीजन में मैड्रिड के साथ भी हुआ था, ये रीटेक करा गया था रामोस का ही, मुझे याद है. अच्छा, मे बी इट्स रामोस थिंग भाई साहब. बट पेनल्टी मिस हो जाती है पहली उससे, उसके बाद रीटेक होती है, फिर वो पनेंका मारता है, गोल होता है, एंड फिर वो ऐसे करते हुए जाता है भाई साहब. मतलब वैसे यू नीड बॉल्स भाई, पनेंका मार रहा है. हाँ, मिस करने के बाद पनेंका मार रहा है. सो अल्टीमेटली उसके बाद भी कुछ होता नहीं है. बट पर्सनल अचीवमेंट, रामोस एज अ डिफेंडर हैज द मोस्ट यूसीएल गोल्स नाउ. पहले अभी कुछ मैचेस में पहले हमने जब डिस्कस किया था तो उसने इक्वल कर लिया था. नाउ ही हैज 18, तो एक ज्यादा हो गया उससे. पीके से. हाँ, पीके से. पीके एंड रोबर्टो कार्लोस जॉइंट है शायद इस टाइम पे. सो एक पर्सनल अचीवमेंट है, बट एट व्हाट कॉस्ट अल्टीमेटली. वही, एंड मे बी इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज अब वो लोग कंप्लीटली डोमेस्टिक अपने सीजन पे फोकस कर सकते हैं. एटलीस्ट ट्राई टू कम इन टॉप 8, जो जहाँ पे मतलब अर्लियर दे यूज्ड टू बी इन टॉप 4, टॉप 5, वहाँ पे फाइट करा करते थे. अब तो बहुत सैड सीन हो गया. एंड आर्सेनल का 1-1 पीएसवी से ड्रॉ हो जाता है, तो आर्सेनल ने फिर से एक और थोड़े शेकी साइंस दिखाए इन यूसीएल. इनके ग्रुप की बात करें तो आर्सेनल 13 पॉइंट्स के साथ टॉप करी है. पीएसवी जो है 9 पॉइंट्स के साथ सेकंड आई है. लेंस जो है 8 पॉइंट्स के साथ थर्ड आई है. एंड सेविया जो है सिर्फ 2 पॉइंट ले पाई है. 2 मतलब सिर्फ 2 ड्रॉ करे, एक मैच जीते भी नहीं है लोग. आई थिंक ये इनसे ज़्यादा खराब अगर कुछ कह सकते हैं तो यूनाइटेड ही है पॉसिबली. हाँ, राइट. जो कि एक मैच जीते हैं और बाकी 5 हारे हैं. हाँ, बट ऑफ कोर्स दे आर इन अ मच बेटर स्टेट एंड अ मच बिगर क्लब. एंड एज यू सेड कि कोपेनहेगन गैलाटासराय 1-0 जीत जाती है कोपेनहेगन. एंड बायर्न म्यूनिख, मैन यूनाइटेड जो है वो 1-0 बायर्न म्यूनिख जीत जाती है. बायर्न टॉप पे है, सेकंड कोपेनहेगन आ गई है, थर्ड गैलाटासराय एंड फोर्थ यूनाइटेड. एंड व्हाट वी शुड अप्रिशिएट इज कि कोपेनहेगन सेकंड आ गई. बहुत बड़ी बात है. गैलाटासराय इज अ, भाई कितना भी कह लो, वो मिनोस की तो सबसे टॉप टीम वही है. गैलाटासराय भाई बार्सिलोना को हराता घर पे आके भाई. हाँ, राइट. मजाक थोड़ी है. तो वो भी थर्ड आए हैं. तो लेट्स सी यूरोपा लीग में कैसा होता है आगे जाके. फिर नापोली ब्रागा में नापोली 2-0 जीत जाती है. एंड मैड्रिड ऑब्वियसली अपना मैच जो है 3-2 जीत गई थी. यूनियन बर्लिन लास्ट आती है, बेचारी नहीं खेल पाती यूरोपा. ब्रागा यूरोपा खेलेगी. नापोली सेकंड एंड मैड्रिड फर्स्ट. नॉट मच. ब्रागा का भी वैसे थोड़ा सा अपसर्जेंस तो हुआ ही हो रहा है. मुझे याद है स्टार्टिंग में वो शायद एक तो मैड्रिड के साथ ही 1-2 साल से आ रही है ना शायद. ग्रुप में हमेशा से वो लास्ट ही के आसपास आते थे. एंड फाइनली अभी यूनियन बर्लिन से ऊपर आ गए. बट एटलीस्ट दे आर गेटिंग एन एक्सटेंडेड रन इन यूरोप. वो अच्छा है देखने के लिए. एंड इंटर रियल सोसिएडाड का 0-0 ड्रॉ होता है और बेनफिका फाइनली अपना मैच जीत जाती है 3-1 साल्जबर्ग से. डिमारिया ने गोल भी मारा अपेरेंटली. हाँ, राइट. अब इसमें ग्रुप में रियल सोसिएडाड ने टॉप करा है. इंटर जो है 12th आई है. जीडी जो है ऑब्वियसली 12th कह रहा हूँ, सॉरी, सेकंड आई है. उसके भी सेम पॉइंट्स है, बट जीडी जो है रियल सोसिएडाड का बेटर है. एंड अपना जो हेड टू हेड है वो भी शायद बेटर हो गया. लास्ट सीजन के फाइनलिस्ट नहीं भाई साहब, ला लीगा भाई साहब, रियल सोसिएडाड टॉप कर रही है यूसीएल के ग्रुप. इट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड इंटर वही बात है भाई साहब, सेकंड आ रहे हैं. आई थिंक थोड़ा एक गंदा रहेगा ही इनके लिए. एज फॉर बेनफिका, ये लोग 4 पॉइंट के साथ ये लोग अपना क्या कहते हैं यूरोपा खेलने वाले. एंड साल्जबर्ग के भी 4 पॉइंट थे, बट द पॉइंट इज जीडी भी सेम था इनका, बट हेड टू हेड थोड़ा गंदा था बेनफिका से. इसलिए वो लोग अब कोई भी टीम नहीं खेलने वाले इस ग्रुप में. डू यू थिंक लाइक इंटर मिलान का तो अपसेट था ही था. डू यू थिंक अपना ये बेनफिका का भी अपसेट होना मानना चाहिए हमें कि ये लोग चैंपियंस लीग में आगे नहीं जा पाए? मतलब वही ना कि डिमारिया वगैरह के आने के बाद से ऐसा लग रहा था कि चलो एक वन लास्ट डांस और उस टाइप का कि कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे. बट इफ यू प्रैक्टिकली सी, इंटर मिलान और सोसिएडाड आर मच बेटर. हाँ, राइट. तो एंड दे आर मच मोर डिप्लीटेड ऑल्सो. बेनफिका काफी लोग, गोंसालो रामोस, एंजो फर्नांडिस सब जा चुके हैं. तो वो एक नैरेटिव ऐसा बना हुआ था कि नहीं भाई, पिछले सीजन पीएसजी को सेकंड पे लाके खुद टॉप करा था और डिमारिया भी आ गया है. बट वो जो नेगेटिव पार्ट्स थे इनके, वो किसी ने फोकस नहीं करे. क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑन पेपर
they were the weaker out of Inter Milan and Sociedad. So I'm not really surprised with that. Okay. बट नाउ आई थिंक यूसे डिस्कस कर लिया हमने. लेट्स सी कि कल के नहीं, अब तो आज के मैचेस कैसे होते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. जिनको नहीं पता, साउथ अफ्रीका से सेकंड T20 मैच होना था यहाँ पे. फर्स्ट वॉश आउट हो गया था, सेकंड मैच होता है एंड क्वाइट अ फ्यू सरप्राइज इन द स्टार्टिंग 11 भाई साहब. मैं स्टार्ट उसी चीज़ से करूँगा बिकॉज मैं ये स्टार्टिंग लाइनअप देख के थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैनेजमेंट बेसिकली चाह क्या रहा है. एग्जैक्टली सेम. और इसमें यू कुड मे बी क्वेश्चन कि अच्छा ये द्रविड़ और लक्ष्मण अलग अलग अभी कोचेस थे. अभी पिछले ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में लक्ष्मण थे, अभी द्रविड़ आ गए हैं, तो क्या उनकी फिलोसफी में कोई डिफरेंस है? ऑल्दो दैट ऑल्सो डज नॉट रियली मेक सेंस बिकॉज जो प्लेयर ऑन पेपर परफॉर्म करके दे रहा है उसको तो आप खिलाओगे ही ना. तो इतना फिलोसफी में फ़र्क कैसे आ रहा है? बिकॉज लेट्स डिस्कस द लाइनअप नाउ. कुछ ऐसे बड़े नाम हमें वापस आते हुए दिखे थे यहाँ पे और उनको स्टार्ट करना बनता है. ऑफकोर्स शुभमन गिल वापस आता है, साथ में यशस्वी जायसवाल होते हैं. वन डाउन पे तिलक वर्मा हमें देखने को मिले थे. उसके बाद ऑफकोर्स कैप्टन सूर्य कुमार यादव थे. नंबर 5 पे रिंकू सिंह, जो कि आई थिंक मोस्ट लाइकली वर्ल्ड कप में खेलने वाला है. हाँ, मुझे भी लगा. अब क्वेश्चन सिर्फ इतना कि क्या स्टार्ट करेगा लाइनअप में. बाकी आई थिंक ही हैज सील्ड हिज स्पॉट फॉर द वर्ल्ड कप. जितेश शर्मा एज अ विकेट कीपर, जिसको ज़्यादा चांस नहीं मिला था ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में. और हमने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट शूट किया था जिसमें विराट कोहली का पूरा डिलेमा डिस्कस किया था. उसको मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में, आप चेकआउट जरूर करिएगा उसको. काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ ऑन व्हाई विराट कोहली माइट एक्चुअली नॉट प्ले T20s, ऑल्दो आई होप नॉट. बट भाई जो भी है, उसके लिए जितेश शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है. फिर रविंद्र जडेजा वापस आते हैं, जो कि वाइस कैप्टन के रोल पे थे. विच मेंट कि अक्षर पटेल नहीं होंगे. अर्शदीप सिंह कंटिन्यूज टू प्ले. मुकेश कुमार कंटिन्यूज टू प्ले. 2 नए बंदे वापस आते हैं, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज. ठीक है, तो 3 पेसर थे और 2 स्पिनर थे. अब यहाँ पे जो 4 जो मुझे पॉइंट ऑफ डिस्कशन लगते हैं, जो प्लेयर्स एक्सक्लूड हुए हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं और फिर इस टीम का कॉम्पोजिशन भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहली बात तो जो 4 प्लेयर की मैं बात करने वाला हूँ, फर्स्टली ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि जायसवाल और गिल ओपन करते हुए हमें दिखते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ इज ओल्डर देन बोथ ऑफ देम. Is it a clear sign कि ऋतुराज गायकवाड़ will not be in plans for T20s in future? नहीं, he missed the match due to illness, इसलिए वो नहीं खेला है. I think अगर illness ना भी होती तो भी मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर illness ना होती, is there a chance, क्योंकि शुभमन गिल तो आई थिंक शॉट है इस टाइम पे. And point वही है कि शुभमन और गायकवाड़, जो ऑल्दो गिल का भी भाई स्ट्राइक रेट अभी इस साल जो है T20s में 150 का स्ट्राइक रेट है पूरा. बट एसेंशियली प्रॉब्लम क्या है या फिर डायनामिक्स क्या है, वो ये है कि जायसवाल इज दैट गाय जो कि पूरा बर्डन लेगा स्ट्राइक रेट एक्सेलरेट करने का, और दूसरे एंड से एक बंदा अपना टाइम लेके खेल सकता है. तो क्या गायकवाड़ और अपना गिल दोनों साथ में वो सेम ही रोल खेलते हुए दिखेंगे हमें T20s में? जायसवाल और गिल जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी ऐड करते हैं, तो वो सोचने वाली बात नहीं लग रही. बिकॉज नाउ कीपिंग ऑल दीज पर्सपेक्टिव्स इन माइंड, अब तुम्हें ऐसा लगता है कि गिल की जगह पे या फिर जायसवाल की जगह पे गायकवाड़ स्टार्ट करता हुआ दिखेगा? आई थिंक द मैनेजमेंट इज बैकिंग हिम कि वो अल्टीमेटली स्टार्ट करेगा. लाइक देयर इज नो सरप्राइज कि वो सारे मैचेस में स्टार्ट करता आ रहा है इस टाइम पे. एंड गिल भी जब गायकवाड़ ने 3rd हाईएस्ट रन्स एवर इन सीरीज फॉर इंडिया मारे थे. आई थिंक थोड़ा अनफेयर हो जा रहा है, क्योंकि गिल भी आई डोंट थिंक दैट ही इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 स्क्वाड. इन सेइंग दैट अगर ये हम लोग यही रोल रखने वाले हैं कि जायसवाल एक तरफ से पूरा ऑल आउट जाएगा, दूसरा बंदा थोड़ा टिक के खेलेगा, आई थिंक गिल कैन ऑल्सो प्ले दैट रोल, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी वो अपनी मेंटेन करके रखता ही है. जो भी हम कह रहे थे कि एक सॉर्ट ऑफ एंकर टाइप का रोल हो कि थोड़ा एक मारे पर संभल के खेले, आई थिंक गिल कैन ऑल्सो प्ले दैट रोल अल्टीमेटली, क्योंकि स्ट्राइक रेट भी पूरी है और प्लस लंबे रन भी बना सकता है. तो एक वही बात है कि गायकवाड़ इज ऑल्सो इक्वली गुड राइट नाउ, बट द पॉइंट इज कि शुभमन गिल. आई थिंक इन द पास्ट 3-4 years ये जो मैं चीज़ बोलने वाला हूँ अभी, ये इट इज़ मोर प्रोमिनेंट देन एवर बिफोर, विच इज़ इंडिया में इतना टैलेंट है कि आपको जो भी बंदा बाहर होते दिखेगा ना, उसके लिए आपको अनफेयर फील होगा. हाँ राइट, लेजिट मैं बता रहा हूँ आपको. अरे इतना बड़ा एग्जांपल ये अभी कुछ लाइव स्ट्रीम्स पहले हमने डिस्कस करा था ये, कि कोई कितना भी छोटा प्लेयर हो, हर किसी का एक कैंप है अपना. हर लाइक एवरीवन हैज अ ग्रुप ऑफ फॉलोइंग जो कि उनको ब्लाइंडली बैक करने को रेडी है. हाँ, सबको ब्लाइंडली बैक करने को रेडी है. तो दैट जस्ट शोस कि कितना टैलेंट है. एंड नॉट सेइंग दैट कि फालतू की चीज़ है ये, क्योंकि एक्चुअली में दे आर टैलेंटेड भाई साहब उतने कि बैकिंग होनी चाहिए. किसी भी और टीम में दे कुड बी स्टार्टर. हाँ राइट. बट पॉइंट वही है कि यहाँ पे
प्लेयर्स उस लेवल के हैं भाई, बहुत कंपटीशन है। Right. मतलब अगर विराट कोहली की जगह पक्की नहीं हो पा रही तो फिर हाँ। गायकवाड़ क्या और जायसवाल क्या, Right. बात वही है। सेकंड नाम जो आएगा वो है ईशान किशन का। ईशान अभी जो मैं 1 सेकंड कहूंगा, वो पॉडकास्ट आप जाके जरूर देखिएगा इस सेगमेंट के बाद, बिकॉज उसमें हमने ईशान किशन की ही बात करी थी। ईशान किशन को अपेरेंटली मैनेजमेंट के रूमर्स आ रहे थे कि वो नंबर 3 पे खिलाने वाले हैं इन प्लेस ऑफ विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली होगा तो फिर कीपर कौन होगा खेलेगा, तो क्योंकि ईशान किशन नीचे बैटिंग कर नहीं सकता, और क्वाइट फ्रैंकली अगर रिंकू सिंह को भी खिलाना है टीम में तो फिर विकेट कीपर की पोजीशन चली गई, बिकॉज नंबर 6 पे और नंबर 5 पे रिंकू और साथ में हार्दिक पांड्या होंगे, और नंबर 7 से ऑलराउंडर्स आ जाएंगे। Right. उससे पहले स्काई, विराट, ये सब होंगे, तो कीपर कहाँ खेलेगा, तो शायद विराट कोहली को कॉम्प्रोमाइज करने की बात चल रही थी। 1 सेकंड, वो उस पॉडकास्ट में है। बट अगर ये बात डिस्कस हो रही है तो भाई ईशान किशन कब खेलेगा नंबर 3 पे? इसके बाद सिर्फ 4 T20 बचे हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक समझ में आ रहा था, बाय द टाइम यू एंटर साउथ अफ्रीका, जिस दिन वहां की मिट्टी पे पैर रख दिया, अब तुम्हारी ए टीम खेलनी चाहिए। राइट। तो ये मुझे सेंस समझ में नहीं आया कि ईशान किशन का क्या लॉजिक है। एंड सबसे अजीब तो मुझे यही लगा कि लाइक जो इंडिया में सीरीज हो रही थी उसमें आपने खिला लिया उसे, जो ओवरसीज सीरीज है जो जहाँ पे अल्टीमेटली आपको लाइक वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ यूएसए में आई नो, बट अल्टीमेटली आपको ओवरसीज जाके खेलना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि वहाँ पे वो टीम भी सीरियस नहीं थी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सीरियस टीम्स खेलने वाली हैं। तो यहाँ तो जो टीम शीट देख के मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि ईशान किशन क्यों नहीं है भाई साहब स्क्वाड में? अगर जो जितने भी रूमर्स आ रहे हैं वो ईशान किशन को बैक करने वाले हैं, तो हाउ इज ही नॉट प्लेइंग, जो कि फर्स्ट 1 डाउन की पोजीशन खाली थी उसके लिए एकदम। Exactly. वहाँ पे क्यों नहीं खेला वो? और खिला किसको रहे? तिलक वर्मा को, जो कि ऑल्दो आई थिंक फ्यूचर में पक्का लाइनअप में होगा और बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, बट अभी इमीडिएट प्लान्स में अगर नहीं है तो क्या लॉजिक एग्जैक्टली खिलाने का? उसको भी कभी मिडिल ऑर्डर में खिला रहे, कभी 1 डाउन खिला रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट नेम इज श्रेयस अय्यर, वाइस कैप्टन, और पिछले मैच में 50 मारी है। राइट, सबसे ज्यादा रन मारे पिछले मैच में। मैं वही कह रहा हूँ ना, हर प्लेयर के लिए अनफेयर लगेगा आपको। किस बेसिस पे निकाला उसको? आई थिंक इसका लॉजिक वही है, श्रेयस अय्यर विल नॉट स्टार्ट इन द वर्ल्ड कप। ओके, ही कुड बी इन द स्क्वाड, आई थिंक ही शुड बी इन द स्क्वाड। स्टार्टिंग 11 में नहीं आएगा क्योंकि उसकी प्रेफर्ड पोजीशन T20s में नंबर 3 की है। वहां पे या तो विराट कोहली होगा या तो ईशान किशन। नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव होने वाला है, उससे नीचे अय्यर को खिलाने का पॉइंट है नहीं, बिकॉज फिर फिनिशर्स चाहिए। लाइक इफ इट्स जस्ट अबाउट ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर, डू यू थिंक ईशान किशन का ज्यादा मेरिट होगा खेलने का? क्योंकि कीपर चाहिए। ओके भाई तुम खुद देखो ना, केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में T20s में स्टार्ट करने का जीरो सेंस है, बिकॉज फ्रैंकली कभी करता नहीं है और आईपीएल में वो करेगा भी नहीं। उसको या तो ओपनिंग या तो 1 डाउन खेलना पड़ेगा। तो एकदम से आप एक नए रोल में उसको बैटिंग करा रहे हो और उसके स्ट्राइक रेट में भी क्वेश्चंस आएंगे। आई थिंक केएल राहुल डज नॉट प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप और डज नॉट स्टार्ट। 2 ऑप्शंस रहेंगे कीपर के लिए, जितेश शर्मा या फिर ईशान किशन। अज्यूमिंग कि संजू सैमसन को तो रखना ही नहीं है। ही कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन टू इट, ऑल्दो वो भी T20s में 1 डाउन पे बैटिंग करता है। इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि सबको ऊपर बैटिंग करनी है। इसके पीछे भी एक बहुत डीप रीजन है बाय द वे, जो कि अभी आई थिंक अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फॉर सम अदर डे। बट ये सारे फैक्टर्स की वजह से इट इज मोर लाइकली कि ईशान किशन स्टार्ट करेगा इफ एट ऑल विराट कोहली नहीं खेलता तो। बट श्रेयस अय्यर 1 सेकंड इस मैच में भी इसीलिए स्टार्ट नहीं करा है बिकॉज नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव है, उसके बाद रिंकू सिंह है, उसके बाद विकेट कीपर को टेस्ट करना तो जितेश शर्मा होगा, और जडेजा वाइस कैप्टन है, उसको निकालोगे तो होनी। दी ओनली वे ही कुड हैव स्टार्टेड वाज कि वो तिलक वर्मा की जगह पे खेले। अब मुझे समझ में नहीं आता उसने क्यों नहीं खेला, क्योंकि जब वर्ल्ड कप आएगा आप स्क्वाड में, नॉट इन प्लेइंग 11, स्क्वाड में आप पहले श्रेयस अय्यर को रखोगे या फिर तिलक वर्मा को रखोगे? आई थिंक श्रेयस अय्यर होना चाहिए। तो फिर उसको क्यों नहीं खिला रहे? राइट, लास्ट नेम पे आ जाते हैं, व्हिच इज रवि बिश्नोई। प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज था T20 के, मतलब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक बॉलर है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग्स में नंबर 1 पे है वो। उसको क्यों नहीं खिलाया? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीजन? I actually don't see a reason, क्योंकि we are kind of making the same mistake that we made with चहल अपना। उस टाइम पे वो T20 का नंबर 1 बॉलर था, सबसे ज़्यादा विकेट्स इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में अभी भी उसके ही हैं, उसको हमने एकदम आउट ऑफ फेवर कर दिया है। रवि बिश्नोई, आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि कोई भी रीज़न हो सकता था इस टाइम पे उसको ना खिलाने का, क्योंकि अगेन प्लेयर ऑफ द सीरीज हो गया है, सबसे ज़्यादा विकेट्स उसने लिए हैं अपने लास्ट सीरीज में। इट मेड ऑल द सेंस टू स्टार्ट हिम।
बट उसको नहीं कराया जाता। आई थिंक Do you इसका think कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में नहीं करेगा? वही लॉजिक वही है, क्योंकि अगर कुलदीप यादव खेलने वाला है, एंड आई थिंक खेलेगा, जडेजा खेलने वाला है, आई थिंक खेलेगा और इन दोनों को खेलना भी चाहिए। हाँ। तो 2 स्पिनर तो आपकी जगह पूरी हो गई। अब उसके बाद बचे पेसर्स। अब यहाँ पे अगर शामी, सिराज और बुमराह आ रहे हैं, इनमें से तुम किसी को निकाल के क्या रवि बिश्नोई को स्टार्ट कराओगे? नहीं। तो आई थिंक बिश्नोई का ये वर्ल्ड कप खेलने गेम टाइम के मामले में मिस होगा, स्क्वाड में होगा, आई थिंक स्टार्ट नहीं करेगा। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन व्हाई ही डिड नॉट स्टार्ट इन दिस गेम आल्सो। राइट। बट अगर हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, अब मैं कॉम्पोजिशन की बात करूंगा। इस टीम में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हमें फाइनली देखने को मिले जो कि वर्ल्ड कप में स्टार्ट करेंगे, ना कि जस्ट स्क्वाड में होंगे बट स्टार्ट भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में पूरी अलग टीम थी, उसके बावजूद हमारा कॉम्पोजिशन देखो, नंबर 7 पे जडेजा था, उसके बाद एक भी बैट्समैन नहीं है और सिर्फ 5 बॉलर्स हैं, 3 पेसर और 2 स्पिनर। राइट। हम क्यों वो गलती फिर से कर रहे हैं यार? मैं हर पॉडकास्ट में बोल बोल के थक गया हूँ। हम ऐसे T20 वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे भाई? द पॉइंट इज कि इस टाइम पे और कोई ऐसा नोन नेम है इन योर ओपिनियन, इन योर माइंड, जो कि ऑलराउंडर भी है और इस लेवल पे भी है कि आ सकता है? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि जो हमने ODI वर्ल्ड कप में देखा था ना, होपफुली रोहित शर्मा जब कैप्टन की तरह आएगा तो वो चीज वापस लेके आएगा। यू कैन नॉट स्टार्ट बुमराह, सिराज एंड शामी टुगेदर। एक शार्दुल आएगा, एक सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। राइट। एक सैक्रिफाइस होगा ही होगा भाई। ODI वर्ल्ड कप में तुमने फिर भी खींच लिया 5 बॉलर के साथ, ऑल्दो फाइनल में कमी दिख गई उस चीज की, नंबर 8 पे जो बैट्समैन चाहिए था हमें, और सिर्फ 5 बॉलर होने की कमी भी दिख गई। T20 में तो तुम जी नहीं सकते भाई ऐसे। T20 में तो तुम्हें वैरायटी चाहिए ही चाहिए। आज के मैच में देख लो, जब अर्शदीप सिंह पिट रहा था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ। करानी पड़ेगी बॉलिंग भाई। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी देखा था कैसे हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही थी इसी मामले के चक्कर में। तो यार ये कब हम लोग अपनी गलतियों से सुधरेंगे, सीखेंगे? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट कह रहे हैं कि हम जो 20 साल पहले जो हमारा टेम्पलेट हुआ करता था वही रहेगा क्रिकेट का, हम इवॉल्व ही नहीं करना चाहते उस चीज से। आई हाईली कंडेम दिस अप्रोच, स्पेशली इन T20s। आपको स्पेशलाइजेशन वाली चीज से हटके जैक ऑफ ऑल ट्रेड वाले प्लेयर्स पे जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा थोड़ा तीनों चीजें कर सकते हैं। और ये चीज हमें कॉस्ट भी करी है, मैं आपको बताऊंगा। बैटिंग में भी, बॉलिंग में तो करी, जो मैंने कहा कि भाई अर्शदीप जब पिट रहा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। नॉट जस्ट अर्शदीप भाई, अपने बाकी बॉलर जब पिट रहे थे तो बैटिंग में भी कॉस्ट करा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं मैच की फर्स्ट इनिंग्स को डिस्कस करूंगा। बट एनी अदर थॉट्स, मतलब हाउ डू वी इंप्रूव दिस? डू वी जेन्युइनली नीड शार्दुल ठाकुर टू प्ले इन द वर्ल्ड कप? लाइक सॉर्ट ऑफ प्रूवन टैलेंट है इस टाइम पे, अनलेस एंड अनटिल IPL में कोई एकदम से ही कोई आ जाता है एंड अल्टीमेटली हम उसे स्क्वाड में भी ले लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आई थिंक वो पेसर वाली चीज़ तो है चीज़, क्योंकि कुलदीप यादव भी बैटिंग नहीं करेगा, जडेजा कर सकता है, वो बात है। बट जो पेसर्स है उसमें तीनों हम ऐसे नहीं खिला सकते जो कि बैटिंग नहीं कर सकते आगे जाके। यहाँ पे भी अर्शदीप आ गया था बाद में एंड में बैटिंग करने, वो भी दिख गया था भाई कि नहीं हो सकती बैटिंग। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शार्दुल इज द आंसर राइट नाउ। मतलब शार्दुल कितना लकी है भाई, ही मेक्स द कट बिकॉज उसके ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है अभी। मतलब वही बात है कि लकी बोले या फिर उसको, या फिर वन ऑफ अ काइंड बोले इस टाइम पे। हाँ, मतलब क्योंकि पेसर भी हो और उसके बाद आपका क्या कहते हैं ऑलराउंडर भी हो, बहुत कम लोग हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मिलना बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम पे। आई थिंक इस टाइम पे तो शार्दुल ही आंसर है भाई, और कोई आंसर है ही नहीं दिमाग में। बट नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट इनिंग्स, बिकॉज इस पर डिस्कस करते रहेंगे हम लोग पूरे टाइम और कुछ होगा नहीं तो पॉइंट नहीं है। जब हम लोग पहले के 6 ओवर की बात करते हैं, ठीक है, पावर प्ले था पहला। आई थिंक यहाँ पे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आया इस मैच से, वो मैं बात करूंगा उसकी जब हम लोग फर्स्ट इनिंग्स को कंक्लूड करेंगे। बट हाँ, पहले पावर प्ले में पहले के 6 ओवर में 59 रन आते हैं। 3 विकेट गिरते हैं लेकिन फिर भी 59 रन आते हैं। और यहाँ पे मैं मतलब डिस्कसिंग वेरी क्विकली अबाउट जायसवाल एंड गिल, बिकॉज दोनों 0 पे आउट होते हैं। दोनों जिस तरीके से आउट हुए, इफ यू सी, आई थिंक ये एडजस्टमेंट वाली बात है। अभी ये लोग बहुत टाइम से इंडिया में खेलते हुए आ रहे हैं, उससे पहले वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे। पिचेस पाटा होती हैं, थोड़ी लो रहती हैं बाउंस पे। साउथ अफ्रीका में बॉल बाउंस एक्स्ट्रा करती है। राइट। जायसवाल जिस कट शॉट पे आउट हुआ है, यहाँ पे इन कंडीशंस में या तो आप उसको मारने ही हवा में जाओ, या तो एकदम ही बैट का फेस बंद करके जाओ, क्योंकि आप हाफ हार्टेडली मारने जाओगे इंडिया में तो बॉल टप्पा खा जाएगी पॉइंट के सामने, यहाँ पे कैरी कर जाएगी हाथ तक। आई थिंक वो एडजस्टमेंट वाली बात है। पहली बार बाहर खेल रहे इंडिया की तरफ से, तो आई कैन अंडरस्टैंड।
शुभमन गिल का अभी जिस तरीके से आउट हुआ है वो उसके वो है वीकनेस की, वो जो बॉल पड़ के थोड़ी अंदर आती है उस पर LBW होने का चांस रहता है, बट आई थिंक इट ऑल्सो हैड टू डू अ लॉट विद द बाउंस, तो उसमें एडजस्टमेंट्स टाइम लगेगा, पहला टूर है साउथ अफ्रीका का दोनों का, सीखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम वर्ल्ड कप में हमें नहीं दिखेगी, बट जो अगला वर्ल्ड कप आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे ऐसी पिचेस नहीं होंगी, तो वो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्हें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। बट क्रेडिट टू तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव, बिकॉज इनने इतना बढ़िया इंटेंट दिखाया ना यहाँ पे, विच इज़ आई थिंक अभी मैं बोल देता हूँ, वेट करने का पॉइंट नहीं है। इंडिया ने इस पूरे इनिंग्स में दे वर लूजिंग विकेट्स थ्रू आउट, बट इंटेंट में कमी नहीं दिखाई। अच्छा, जब मैच स्टार्ट हो रहा था और ऐसे ही स्टार्टिंग में 2-3 विकेट गिर गए थे, मेरे दिमाग में उस टाइम पे बात यही आई थी कि हम इतनी जल्दी लूज विकेट कर रहे हैं। आई इन नो वे अल्टीमेटली जब 180 पहुंचे, मुझे लगा था कि कैसे ही पहुंच गए भाई हम लोग 180, एंड दैट इज ऑब्वियसली डाउन टू दिस ओनली कि हमने इंटेंट अपना कम नहीं करा। तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव ने तो 50 ही मार दिया अल्टीमेटली, बट जितने भी रन मारे इन लोगों ने, तिलक वर्मा ऑल्सो प्लेड वेल, आई थिंक अच्छा खेला भाई, बढ़िया खेला, जितने भी मारे टेक के भी खेले और प्लस साथ में साथ स्ट्राइक रेट भी उन्होंने गट्सी था भाई वो, इस तरीके से खेले। इन्हीं के वजह से थैंक्स टू देम की 3 विकेट गिरे भी, लेकिन 59 रन बने भी इनफैक्ट। और यहाँ पे क्विड्जी विलियम्स और इनका एक और बॉलर था अपना यानसेन, मार्को यानसेन ऑफ कोर्स, तीनों को एक एक विकेट मिलता है और तीनों 2-2 ओवर डालते हैं। तो आई थिंक बहुत ही प्लान्ड एक अप्रोच था साउथ अफ्रीका की तरफ से, नॉट लाइक अभी ऑस्ट्रेलिया का जो हमने देखा था कि हर कोई एक एक ओवर डाल रहा है। ऑलरेडी इंडिया ने भी काइंड ऑफ वही चीज़ करी है अभी। उसके बाद जो अभी हमने कहा ना कि इंटेंट बहुत अच्छा था, इन माई ओपिनियन हम लोग मैच कौन से फेज में हारे हैं एग्जैक्टली इन हाइंडसाइट, वो मैं भी आपको बताता हूँ। वो था 6 से 10 ओवर के बीच में। ओके क्यों? जब 10 ओवर खत्म हो गए थे इंडिया के, अब ये ऑब्जर्वेशन आपको तभी समझ में आएगी क्योंकि हमने हर फेज पे ट्रैक करे हुए हैं, कितने रन है, कितना स्कोर है, कौन कैसा खेल रहा है। तो नाउ वी कैन एनालाइज दिस इन डिटेल। अगर आप ओवरऑल मैच देखोगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ये 10 ओवर में 84 रन थे हमारे, और एक 6 से 10 ओवर के बीच में तो 4 ओवर होते हैं, इसमें एक भी विकेट नहीं गिरा था। बट रन कितने आए? सिर्फ 24 रन आए। ओके, 4 ओवर में 25 रन आए, 4 ओवर में 25 रन, 24 ओवर में 25 रन आए बेसिकली। और यहाँ पे यू हैव टू क्वेश्चन कि अगर हमारा इंटेंट इतना अच्छा था, ये बीच के 4 ओवर हमने क्यों सैक्रिफाइस करे? क्योंकि इसके बाद से हमने दोबारा मारना शुरू कर दिया था। आखिर के 10 ओवर में दोबारा पिटाई करी है हमने। ये बीच के 4 ओवर में हम क्यों रुक गए? तिलक वर्मा पावर प्ले की आई थिंक सेकंड लास्ट से लास्ट बॉल पे आउट हुआ था, और रिंकू सिंह और अपना सूर्य कुमार यादव साथ में बैटिंग कर रहे थे। इन्होंने 4 ओवर का टाइम क्यों लिया सेटल होने में? क्योंकि नंबर 7 के बाद कोई बैट्समैन नहीं था। उस इंटेंट को अगर आपको मेंटेन करके रखना है इन एवरी फेज ऑफ द 20 ओवर्स, तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि मेरे नीचे बैट्समैन है, मैं मार के ही जाऊंगा। विच इज वाई यू नीड ऑलराउंडर्स एंड डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग। राइट, ये चीज़ हमें कॉस्ट कर गई गेम, बिकॉज ये जो 180 हमें दिख रहे थे ना, ये 190 भी हो सकते थे आराम से। नॉट सेइंग कि हम फिर भी गेम जीत जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी एक चीज़ अनफेयर हो गई। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग करी और वो मैच भी जीत गए तभी। नहीं, बट इधर भी आई थिंक 10 रन भी ज़्यादा बनते, तो वी नो कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स। यहाँ पे आप 10 रन भी एक्स्ट्रा बना लोगे तो हो सकता है मैच जीत भी जाओ अल्टीमेटली। तो आई थिंक जितने भी रन एक्स्ट्रा आएंगे वो बोनस ही होगा हमारे लिए। और यहाँ पे ना फिलुकवायो और अपना शामजी, इन्होंने 2-2 ओवर डाले थे, बहुत इकोनॉमिकल थे। 25 रन आए 4 ओवर में, तो इकोनॉमिकल थे ही। बट एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी थी, कॉमेंटेटर्स ना यहाँ पर शामजी को रिंकू सिंह कई बार रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहा था। पहली बार से जब ट्राई कर रहा है, कॉमेंटेटर्स ने बोलना शुरू कर दिया क्या जरूरत है इसकी। अच्छा, ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? लाइक कॉमेंटेटर्स, पहली बात तो क्या, कौन सी कॉमेंट्री थी देख रहे थे हम लोग? इंग्लिश? मैं हिंदी में देख रहा था उस टाइम। हिंदी वालों ने ही बोलना स्टार्ट कर दिया। आई थिंक मे बी क्योंकि बाउंस करेगी बॉल, ऊपर आएगी, इसलिए शायद। बेसिकली उनका पर्पस ये था कि अभी रिस्क क्यों लेना है। अच्छा, ओके। एंड दिस इज माय प्रॉब्लम। हमारा वो सारे इंडियन कॉमेंटेटर्स ही थे। डू यू थिंक इट इज इंग्रेव्ड इन आवर माइंडसेट? हाँ, ये एक कल्चरल चेंज हमें लेके आना है। पता है, अगर हमें T20s में सक्सीड करना है तो इंडिया का वीकेस्ट फॉर्मेट पता भी कौन सा है? T20। ओडीआई में हम राजा हैं, टेस्ट में तो राजा है ही। आई नो वर्ल्ड कप और वो सब ट्रॉफीज नहीं जीत रहे, बट कहने को तो वैसे T20 में भी नंबर 1 रहेंगे। बट T20 में वी डोंट, मतलब T20 में हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम पक्का जीतेंगे। ना हमारा वैसे कॉम्बिनेशन है। आई थिंक ये चीज ना, उसको आप पहले से डिस्करेज क्यों कर रहे हो? बेसिकली उसने अपना काम कर दिया वर्ल्ड कप के लिए, मोस्ट लाइकली सेलेक्ट हो जाएगा। अभी 4 T20 बच्चे हैं।
जो शॉट्स उसको नए ट्राई करने वो अभी तो करेगा। प्रॉब्लम पता क्या है, हम लोग वो मैच जीतने का सोच रहे हैं। मुझे पता है इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम आज मैच हारे हैं, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड कप के बाद ही ये चीज डिस्कस करी थी एक पॉडकास्ट में। वी हैव टू लेट गो ऑफ आवर ऑब्सेशन टू विन पेटीएम ट्रॉफीज, बायलैटरल ट्रॉफीज, बायलैटरल सीरीज की रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया से सीखो भाई, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता हम बायलैटरल सीरीज में क्या कर रहे हैं। जब नॉकआउट मैच आएगा ना वर्ल्ड कप का, तब जीत के दिखाएंगे। वो कैसे जीतेंगे? जब इनके बायलैटरल सीरीज में एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो स्ट्रेस नहीं लेंगे कि हमें मैच जीतना है, क्योंकि फिर आप हर मैच में वैसा खेलोगे जैसे आप फाइनल खेल रहे हो वर्ल्ड कप का। राइट। प्रैक्टिकली वो चीज काम नहीं करती। रिंकू सिंह को ट्राई तो करने दो, फिर एग्जीक्यूट नहीं हुआ 3-4 बार करके तो समझ में आ जाएगा चलो इसका दिन नहीं है। और उस पर वो बाय चांस बाय द वे एक बार आउट भी होने वाला था मार्करम की एक बॉल पे, उसने वो DRS ले लिया तो बच गया, वो रिवर्स स्वीप पर ही। पॉइंट वही, अल्टीमेटली वो नॉट आउट ही रहा ना। ट्राई करके समझ में आ गया ना उसको कहाँ स्टैंड करता है, कितना पानी में अभी शॉट को लेकर। तो अभी टेस्ट नहीं करेगा तो क्या सीधा वर्ल्ड कप के फाइनल में टेस्ट करेगा? एंड दिस जस्ट काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर कि हम लोग जो बोलते रहते हैं कि इंडिया को अपना माइंडसेट चेंज करना है, प्लेयर्स को चेंज करना है, स्टार्टिंग से ऑल आउट जाना है। अगर लाइक एक्स क्रिकेटर्स जो कि पहले क्रिकेटर्स रह चुके हैं, कमेंटेटर्स, इन जनरल पब्लिक भी, सबके दिमाग में अगर ये चीज़ बैठी हुई है, अगर जायसवाल जैसा प्लेयर भी 25 रन मारता है बस जल्दी मार के जाता है, अल्टीमेटली कोई बहुत शाबाशी नहीं देने वाला उसको कि तुमने 25 रन मार दिया, क्योंकि माइंडसेट में वही है कि 50 तो आई नहीं। इसका मैं अभी आंसर दे दूं, ये एक अलग डिबेट है। ओके, should we talk about this अभी? Like is it, अगर छोटी है तो we can obviously accommodate it. Just to compress it in one sentence, because क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल देखी हुई है, वो हसल देखी हुई है ग्राउंड लेवल पे क्या होती है। बेसिकली इंडिया में कंपटीशन इतना है कि जब तक आपके स्कोर बोर्ड पे रन नहीं होंगे ना, तब तक आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे। I've heard कि वो एवरेज का भी बहुत सीन होता है। हाँ, कि आपकी एवरेज कितनी है। मुझे याद है मैं स्कूल नेशनल्स खेलने गया था और वहाँ पे चेन्नई में गए थे हम लोग खेलने के लिए। एक बंदा था जो कि ओपनिंग या वन डाउन खेलने गया था और एक ग्रुप स्टेज का ही मैच था हमारा, तो बहुत ज़्यादा बड़े स्टेक्स नहीं थे। ऑल्दो वहाँ पे 3 ही ग्रुप स्टेज के मैच मिलते हैं, तो जीतना ज़रूरी है हर मैच को। 3 थे, 2 ही ग्रुप स्टेज के मैच होते हैं शायद, 3 टीम्स होती हैं ग्रुप में। और क्या हुआ था ना, उसने एक मैच में हम लोग पहले बैटिंग कर रहे थे और टारगेट खड़ा करना था, T20 मैचेस ही थे। वो वन डाउन पे जाके ना रन बॉल की एक इनिंग्स खेल के आ गया, ऐसे 20 बॉल पे 20 रन ऐसे उस टाइप का, और पूरा मोमेंटम खराब कर दिया टीम का। और वो आउट होने के बाद पूरी टीम गुस्सा थी उससे। वो क्या, और वो साइड में बैठ के ऐसे बोलता ऐसी अपने आप से कि मैंने तो अपने रन मार दिया ना, बस मेरा काम हो गया। इन हाइंडसाइट डू आई ब्लेम हिम? नो, बिकॉज हसल ही इतनी इंडिया में। पॉइंट पता है क्या है, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो होता ना कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि एग्जामिनर कंसिडर ही नहीं करेगा वो पेपर पढ़ना पूरा, अगर उसको देखने में अच्छा नहीं लगा। हाँ, राइट। तो वो ऐसी नॉर्मल मार्क्स दे देगा कुछ अजम्पशन बेस। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम से कितने लोगों के एग्जैक्टली सेम मार्क्स आ रहे होते हैं किसी पेपर में। क्रिकेट में भी क्या सीन है ना, अगर करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं ना, लाखों बच्चे खेल रहे हैं ना, सिलेक्टर हर किसी बच्चे को अकेले जाके देख नहीं सकता कि इसकी बैटिंग में टैलेंट बहुत है, भले रन ना आ रहे हो। आज से 5 साल बाद जाके लेकिन इंडिया के लिए रन जरूर मारेगा, टैलेंट बहुत है। तो वो एलिमिनेशन प्रोसेस कैसे आएगी? उसको पहले स्कोर कार्ड देखना पड़ेगा, इसमें से जिसने रन मारे हैं अब उनको मैं भले ही पर्सनली देख लूं कि ये इन सब ने रन मारे हैं, इसमें से किसके पास छानना पड़ेगा सबको। तो छानने वाली प्रोसेस अगर हम लोग पहले लेवल से ही हर प्लेयर को इंडिविजुअली देखना शुरू कर दें तो इम्पॉसिबल है। सिलेक्टर्स 5 है, प्लेयर्स 1 लाख हैं, कैसे कर लोगे तुम? तो वो स्कोर कार्ड पे रन मारने के लिए हर बच्चे को सेल्फिश होना ही पड़ता है। राइट। इसीलिए वो फॉरनर्स भी कहते हैं ना कि इंडिया स्टैट्स के लिए बहुत खेलता है, बैट्समैन स्टैट्स के लिए बहुत खेलते हैं। फियर ऑफ फेलियर होता है कि मैं रन नहीं मारा तो मेरे स्कोर बोर्ड पर रन नहीं दिखेंगे, मैं ड्रॉप हो जाऊंगा। और वो चीज़ सीनियर लेवल पे भी है काइंड ऑफ। रन नहीं मारे तो पीछे भी ऋतुराज गायकवाड़ बैठा हुआ है, कॉम्पिटिशन इतना है। तो आई थिंक कॉम्पिटिशन होने का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये है कि हमारे पास एक एंडलेस पूल ऑफ टैलेंट है, सप्लाई ऑफ टैलेंट है। एक डाउनफॉल ये है, एक डाउनग्रेड इसका ये है कि भाई हर बंदे में फियर ऑफ फेलियर है और थोड़ा सा इंडिविजुअलिज्म है। तो इसकी बहुत लंबी डिबेट है, बट जस्ट टू सम इट अप ये रीज़न है। मैं कहाँ पे था मुझे याद भी नहीं है। बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, 10 से 15 ओवर के बीच में वी वंस अगेन गेन सम मोमेंटम। 141 रन हमारे हो गए थे 15 ओवर तक, और एक ही और विकेट गिरता है जो कि स्काई का विकेट था। इस फेज में अगर आप देखें वंस अगेन तो 57 रन आ गए थे 5 ओवर में। रन रेट हमारी 11 से भी ऊपर की हो चुकी थी। राइट। सिर्फ वो 6 से 10 ओवर के बीच में हम लोग थोड़ा सा मात खा गए थे,
क्योंकि हमें पता है कि चलो 10 ओवर के एंड तक सिर्फ 3 ही विकेट गिरे तो हम दोबारा मारना शुरू कर सकते हैं। अगर बैटिंग डेप्थ होती, अगर नंबर 9 तक बैटिंग होती हमारी, तो यहाँ पे हम लोग वो 6 से 10 ओवर के बीच के भी 4 ओवर को वेस्ट नहीं करते। राइट। यहाँ पे आई वुड पर्सनली से कि भाई शामजी वंस अगेन वाज वेरी इकोनॉमिकल, मार्करम भी बहुत इकोनॉमिकल था, बट जो पेसर्स थे ना वो कॉम्पनसेट कर दे रहे थे यहाँ पे पढ़ाई खाकर, इसलिए ओवरऑल रन्स 57 आए हैं। बट अगर आप शामजी और मार्करम के स्टार्ट्स देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छी बेटर है। राइट। और फिर आखिरी के 5 ओवर के अगर हम लोग बात करें, फाइनली इंडिया को 3 बॉलें कम खेलने को मिलती हैं, तो बारिश हो जाती है, 27 बॉल्स ही खेलने को मिली, 180 रन्स बनते हैं हमारे, विच इज़ बेसिकली अभी अगर मैं काउंट करूँ तो 39 रन्स बने हमारे। अज्यूमिंग कि अगले 3 बॉल पे 6 रन तो आ ही जाते, तो कम से कम 45 रन तो बनते हैं हमारे आखिरी के 5 ओवर में, विच इज़ 9 रन्स एन ओवर। मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिलो पार है, बट स्टिल बेटर देन दैट फेस जो 6 से 10 ओवर के बीच का था। क्वेटजे ने लास्ट ओवर भाई बहुत बढ़िया डाला, रिंकू सिंह को स्ट्राइक पर ही नहीं आने दिया, 3 बॉल पर 2 विकेट भी निकाल लिए। एंड आई वंडर कि अगर ये 3 बॉल इंडिया को खेलने को मिल जाती और मान लो इस पर रिंकू सिंह ने 10 रन भी मार दिए होते, तो फिर जो रिवाइज टारगेट होता 15 ओवर का ना, उसमें इनके टारगेट ज़्यादा मिलते हैं इनको थोड़ा सा, ये मुझे लग रहा था बस। ऑल्दो टॉकिंग अबाउट रिंकू सिंह, आई थिंक यहाँ पे नॉट जस्ट हिज एबिलिटी बट जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहा है, उसकी भी तो पहली सीरीज ही है साउथ अफ्रीका में अभी, जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहा है यहाँ पे भी अल्टीमेटली 68 नॉट आउट रहता है, विच इज अ वेरी बिग स्कोर एंड 174 के स्ट्राइक रेट से। स्काई ने भी अच्छा खेला, उसने 50 मारी, स्काई ने भी अच्छा खेला, बट लाइक उसका तो चलो एक्सपीरियंस भी है, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट रिंकू सिंह, क्योंकि he might be in that finisher role in the upcoming T20 World Cup. Bhai, what he is doing is crazy right now. And I think a lot of it has to do with confidence. And वो mental, जो भी mental ability है उसकी, mental toughness है जो उसकी, क्योंकि इतनी easily ये चीज़ बनती नहीं है। तो जो उसने बना रखी इस टाइम पे, उसका अपना अलग जलवा है भाई साहब। And like you could genuinely say कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो 3 मैचेस थे, फिर अल्टीमेटली अब यहाँ पे जो एक मैच हुआ है, इन 4 मैचेस में probably he has been a best batsman T20 में। हाँ, Easily, right. मतलब जेन्युइन केस तो है, एंड अभी और कोई फिनिशर है नहीं, वही मैं कहता कि सबको ऊपर बैटिंग करनी है। आई डोंट सी नो रीजन व्हाई ही डज नॉट प्ले द वर्ल्ड कप। बट हाँ, कमिंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज बारिश हो जाती है, फिर सिर्फ 15 ओवर का गेम हो जाता है, विच मीन कि 5 ओवर का ही पावर प्ले भी होगा और हर बॉलर 3 ही ओवर डाल सकता है इंस्टेड ऑफ द रेगुलर 4। बट यहाँ पे पता कैच क्या था, राहुल द्रविड़ वगैरह ना, मैनेजमेंट जो थी, वो ग्राउंड पे आते हैं सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले, ऐसे हाथ मारते हैं घास के ऊपर, फिर अपने हाथ को देख के शॉक थे कि भाई क्या है ये। इतनी ज़्यादा वेट आउटफील्ड थी, इतनी गीली थी घास वहाँ पर, कि विच इज़ वाई सेड कि टॉस जीत गया, मैच जीत गए। ओके, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा हम अनलकी थे, अगर टॉस जीते होते और हमने बॉलिंग करी होती तो शायद हम भी कोई टारगेट चेस कर लेते, चाहे 180 की जगह 200 भी होता। तो एक चीज़ मुझे वियर्ड जो लगी थी, वो स्काई ने टॉस पे कहा था कि आई वॉज नॉट रियली श्योर कि हमें बैटिंग करनी चाहिए बॉलिंग। भाई तुम क्या सोच रहे हो? अगर बारिश का चांस है तो हमेशा बॉलिंग लो भाई T20s में। नहीं वैसे इधर वे व्हाई वुड यू से दैट, भाई मेरे को थोड़ा अजीब लगा, बट चलो रिगार्डलेस, वो नया कैप्टन है अभी। हम पहले के 5 ओवर की बात करेंगे, क्योंकि पावर प्ले अब 5 ओवर का ही था। 67 रन्स बनते हैं भाई, और स्काई जो है यहाँ पे 5 ओवर 5 अलग अलग बॉलर से ट्राई कराता है। यहाँ पे थोड़ी मजबूरी थी, बिकॉज अर्शदीप सिंह बहुत गंदा पेटा था, एंड सिराज ने पहले ओवर में भाई मतलब एजेस की लड़ी खड़ी कर दी थी, बट अनलकी था कि वो कोई बॉल या तो कैरी नहीं कर रही है तो बहुत दूर थी स्लिप से। आई थिंक सिराज बोल्ड अ ब्रिलियंट फर्स्ट ओवर, बट उससे भी 14 रन आ गए थे। फिर अर्शदीप ने डाला, उससे भी 14-15 पता नहीं कितने रन आ गए थे। मुकेश ने बहुत रन खा लिए। आई थिंक द ओनली गाय दैट हैड अ वेरी गुड ओवर वॉज जडेजा। आई थिंक सिर्फ 5 या 7 रन कुछ दिए थे, और वो इनका ब्रिट्सकी करके जो इनका ओपनर है उसको रनआउट भी कर दिया था। ओके, अब वो लगता है कि क्या पूछेंगे लोग गलती किसकी थी उस रनआउट में। आइडियली क्या वो सेकंड रन होता है यूजुअली, मोस्ट केसेस में नहीं, बट जिस स्पीड से ब्रिट्सकी ने पहला रन लिया था और जिस कॉन्फिडेंस से उसने कॉल करा था सेकंड रन के लिए, अगर नॉन स्ट्राइकर एक बारी में भाग जाए तो हमेशा वो रन कंप्लीट हो जाएगा, हमेशा रन कंप्लीट होता है। और ब्रिट्सकी बहुत गुस्सा था भाई जब वो रनआउट हुआ था। तो ऑन्ड्रिक्स ने रनआउट अल्टीमेटली कह सकते हो कि उसने करा दिया एक तरीके से, ऑल्दो ही प्लेड वेल इवेंचुअली। उसने आई थिंक 50 नहीं हो पाई थी, कुछ 40 समथिंग पे आउट हो गया था शायद। अच्छा, 49 भी हुआ था 49 पे। इन लोगों ने पहले के 5 ओवर में तो छक्के मारे हैं, ऐसा भी नहीं है छोटे छक्के हैं, लंबे लंबे भाई स्टेडियम के बाहर मारे 2-3 यार। मतलब रुला रखा था बॉलर्स को हमारे। मैं कितना भी कह लो कि भाई मतलब ये बॉल गीली थी, ये था वो था,
बट सिराज ने भी तो बॉलिंग निकाली ना एजेस के थ्रू, जडेजा ने भी तो निकाली ना. आई थिंक वो स्ट्रगल दिख रहा है हम लोगों को बॉलर्स का यहाँ पे. आई विल टॉक एंड आस्क यू मोर अबाउट दीज 2-3 नेम्स स्पेसिफिकली. अभी एक बार आगे बढ़ते हैं. 10 ओवर जब कंप्लीट हुए थे तो इनके 116 पे 4 विकेट गिर चुके थे. यहाँ पे 3 विकेट हमें मिलते हैं इन 4 ओवरों में, बट रन्स भी बहुत खा लिए थे हम लोगों ने. मतलब 59 रन्स खा लिए थे हम लोगों ने इसमें. 59 भी, हाँ 59 रन 4 ओवर में, 4 ओवर में तो बहुत रन आ गए थे. इसी फेज में हमारे सिर्फ 25 रन थे. तो आप वो फर्क समझ रहे हो आप जो मैं कह रहा था. एक विकेट यहाँ पे कुलदीप को मिलता है, एक मुकेश को मिलता है, एक सिराज को मिल जाता है, तीनों को एक विकेट मिल जाता है. बट यहाँ पर ना ये सारे के सारे थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर थे अपने सेकंड ओवर में. एक बंदा था जो कि एक्सपेंसिव नहीं था, वंस अगेन जडेजा था. जडेजा को कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसे वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए कि नहीं. डू यू थिंक ही शुड स्टार्ट? आई थिंक इजीली भाई साहब. जडेजा ऑलराउंडर्स में बात करें वैसे भी एक ऐसा ऑलराउंडर है जो कि हम लोग इतना टाइम से कह रहे हैं कि आपको बैटिंग डेप्थ भी चाहिए, वो भी प्रोवाइड करके देगा आपको. प्लस बॉलिंग में ही स्टिल राइट अप देयर भाई साहब. एंड फील्डिंग में तो ऑब्वियसली कोई आई थिंक बहुत अननेसेसरी हेट मिला जडेजा. हाँ राइट, फाइनल की वजह से. आई थिंक इवन फाइनल छोड़ो, ये तो वर्ल्ड कप से पहले जितना मिल रहा था, वर्ल्ड कप के बीच में चलते चलते लोग थोड़ा शांत हो गए थे जब न्यूजीलैंड उन सबके अगेंस्ट परफॉर्मेंस आ गई थी. भाई ही हैड मोर विकेट्स देन कुलदीप यादव, मेन स्पिनर था राइट. जस्ट बिकॉज एक वो फाइनल में नहीं चल पाए प्लेयर्स. सेम हैपेंड विद सूर्य कुमार यादव एज वेल. उसकी वजह से पूरा वही कहता ना कि नहीं आपको अगला T20 वर्ल्ड कप खेलना ही नहीं चाहिए. आई थिंक दैट्स अननेसेसरी भाई, फालतू के मिल रहा है राइट. और यहाँ पे हर किसी ने अपना सेकंड ओवर रिलेटिवली बहुत बेटर डाला था एक्सेप्ट अर्शदीप सिंह. एंड क्योंकि अर्शदीप सिंह ने अल्टीमेटली सिर्फ 2 ही ओवर डाले जिसमें उसने पता नहीं कितने रन दिए. 15.5 की इकोनॉमी थी. 15.5 की इकोनॉमी थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिम. राइट. हमने पिछले सीरीज में डिस्कस किया था कैसे अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ओवर फाइनल मैच का जो उसने वेट को डाला था, अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी पूरी सीरीज बहुत गंदी गई. एंड देन दिस गेम ऑल्सो. अब सिर्फ 4 T20 मैचेस रह गए. डू यू थिंक ही शुड बी इन द स्क्वाड और डज ही स्टार्ट? क्योंकि मुकेश का भी तुम कुछ भी कह लो, वो लास्ट ओवर में अल्टीमेटली उसने मिलर से छक्का खा लिया था, बट जो यॉर्कर्स वो डाल रहा था ही लुक फार मोर थ्रेटनिंग देन अर्शदीप सिंह यार. आई थिंक अर्शदीप सिंह की इस टाइम पे मेन प्रॉब्लम यही है जो हमने पहले भी कहते आ रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट दैट ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स, क्योंकि विकेट्स चलो बाद में आ जाएंगे. पॉइंट इज विकेट्स भी इन्होंने, रन भी बहुत ज़्यादा दे रहे, एंड द मेन थिंग इज कि थ्रेटनिंग भी नहीं लग रहा. एट टाइम्स होता है ये चीज़ कि आप थ्रेटनिंग लग रहे होते हो बट थोड़े अनलकी होते हो, जैसे सिराज के साथ था अभी कि एज लग जा रहे थे, चौके हो जा रहे थे, तो मे बी वो स्टैटिस्टिक देखे थे तो शायद रन ज़्यादा हो गए, 9 रन की इकोनॉमी हो गई, बट एक्चुअल में थिंग्स वर नॉट लाइक दैट. अर्शदीप के साथ ही इज़ नॉट इवन लुकिंग थ्रेटनिंग, एंड विच इज सो सरप्राइजिंग क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जब हम लोग सोच रहे थे कि क्या स्क्वाड होने वाली है, सब सोच रहे थे कि अर्शदीप सिंह तो होगा ही होगा. तो ये पिछला T20 वर्ल्ड कप खेला था एंड अच्छा खेला था बहुत ज़्यादा, बेस्ट बॉलर था हमारा. एंड इस T20 वर्ल्ड कप में देखें तो अभी हमने जो बात करी कि शार्दुल माइट बी प्लेइंग यहाँ पे, लॉजिकली अगर हमें डेप्थ चाहिए तो शार्दुल को खेलना ही पड़ेगा, विच मीन्स कि सिराज, बुमराह और शमी में से एक बंदा बेंच पे होगा. राइट. एक और आपको पेसर चाहिए होगा एज बैकअप. तो मुकेश और अर्शदीप में से जो भी आएगा वो स्टार्ट तो करेगा ही नहीं. राइट. बात है स्क्वाड में कौन होगा. एंड एट दिस मोमेंट आई एम टेम्प्टेड टू पिक मुकेश क्योंकि एटलीस्ट ही इज शोइंग प्रॉमिस. कुछ थ्रेटनिंग तो लग रहा है, विल पे यॉर्कर्स तो मार पा रहा है. मतलब अर्शदीप सिंह का बहुत, एंड वंस अगेन स्काई का, अगर वो जडेजा का सेकंड लास्ट ओवर में मैच खत्म हो गया अल्टीमेटली, वरना लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह का ही आना था. हाँ. क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 बॉलर्स थे. वंस अगेन डेप्थ नहीं है, और लास्ट ओवर में अगर अर्शदीप सिंह होता है आई एम श्योर कि हम हार ही जाते हैं, एज रूड एज इट मे साउंड. मतलब डू यू थिंक ही शुड बी इन द स्क्वाड ओवर मुकेश कुमार? एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ईदर वे वैसे हम बात भी करें तो वो मुकेश वाली बात भी, वो फर्स्ट जो बेंच से भी ऑफ द बेंच भी फर्स्ट चॉइस नहीं होने वाला. ऑफ द बेंच फर्स्ट चॉइस सिराज होगा मोस्ट प्रोबब्ली वहाँ पे, या फिर शामी, जो भी. हाँ जो भी होगा, मतलब वहाँ पे सेकंड पोजीशन में ही इज जस्ट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बेसिकली एक्सपीरियंस लेगा अपना पूरा वहाँ पे. एट दिस पॉइंट मे बी द मैनेजमेंट माइट गो विद अपना अर्शदीप, क्योंकि वो पिछला T20 वर्ल्ड कप भी अच्छा खेला था, एंड अ लॉट विल डिपेंड ऑन कि IPL कैसे जाता है अभी आगे जाके. बट ये 2 सीरीज जो थी अगेंस्ट टफ ऑपोजिशन जो कि हमें दिखने वाले अभी T20 वर्ल्ड कप में, उन दोनों के अगेंस्ट ही हैज़ नॉट बीन गुड. लेट्स जस्ट होप कि अभी जो आगे जो एक और T20 बचा है ना अब, तो लेट्स जस्ट होप कि वहाँ पे वो कुछ अच्छा परफॉर्म करके दे, क्योंकि एज थिंग स्टैंड राइट नो अभी तक कुछ भी नहीं मिला है जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि स्क्वाड में होगा. वेरी ऑनेस्टली घर पे अफगानिस्तान के अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस जज भी कितना ही करोगे. हाँ. तो रियलिटी चेक नहीं मिलेगा उससे. आई थिंक एक पॉजिटिव जो लास्ट के 5 ओवर में था वो ये था कि कुलदीप यादव ने जो अपना लास्ट ओवर डाला है, सिर्फ 2 रन दिए थे उसमें,
एंड अल्टीमेटली उस ओवर की वजह से सबसे बेहतरीन इकोनॉमी कुलदीप यादव की ही थी एट द एंड ऑफ द डे. आई थिंक ही शुड बी स्टार्टिंग इन द वर्ल्ड कप, उसमें कोई डाउट होगा ही नहीं. एंड जडेजा का भी वो लास्ट ओवर में, जो उसका लास्ट ओवर था उसमें मैच खत्म हो जाता है, 1-2 छक्के खा लेता है वो, बट स्टिल उसकी इकोनॉमी काफ़ी बेटर थी पेसर्स से, विच वंस अगेन गोज ऑन टू शो कि भाई जडेजा में भी अभी काफ़ी मीट रहता है. पॉइंट आई थिंक वही रहेगा. एक जो नेगेटिव मुझे एक और लगा कि ऑन द सेम गाय, जडेजा का जो सेकंड लास्ट ओवर था, छक्का तो उसने बाद में खाया है, एक ऐसा था कुछ कि बॉल पीछे थर्ड मैन पे जा रही थी, कुछ बीट हुआ था बैट्समैन शायद, और अर्शदीप सिंह ने डाइव तक नहीं मारी भाई ट्राई करने के लिए, मुंह के सामने से चौका जाने दिया. राइट. और वही मुझे लग रहा था कि कंधे क्यों झुक रहे इतने ज्यादा भाई, इंटेंट क्यों नहीं दिख रहा, फील्डिंग तो करो कम से कम. तो इट वाज, मतलब वो बहुत नेगेटिव नोट पे मैच एंड हुआ पूरा. डू यू थिंक अर्शदीप के साथ भी वो सिराज वाली थोड़ी चीज़ है कि रिदम बॉलर है, जो अगर अच्छी डाल रहा है तो अच्छी डालेगा, नहीं डाले तो नहीं डालेगा. खेला ही नहीं है अर्शदीप सिंह कि अभी हम उसको क्लासीफाई करें कि रिदम बॉलर है या क्या बॉलर है. स्विंग कर रहा था, अब तो स्विंग भी नहीं हो रही है. राइट. पहले ओवर में ही उसकी इतनी पिटाई हुई थी कि 5वीं-6ठी बॉल तक तो वो राउंड द विकेट आने लग गया था. पहले ओवर में भाई. तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है भाई. अगर आपको पहले ओवर के अंदर ही, आप पहले ओवर की 6 बॉल ही एक एंड से नहीं डाल पा रहे हो, आपको एंड चेंज करना पड़ जा रहा है, तो क्या मतलब है? आप विकेट लेने नहीं जा रहे, आप बचने के लिए जा रहे हो कि रन कम पड़े बस. जो भी है भाई, मतलब मैं तो यही कहूंगा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज अ बैकअप ऑप्शन आई एम टेम्प्टेड टू हैव मुकेश. अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही आईपीएल में टर्न अराउंड हो जाता है, आई थिंक मुकेश को ही शायद रखेंगे. बट ऑन दैट नोट, लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट. काफ़ी डिटेल में सारे मैचेस की बात हुई है. होप यू ऑल एंजॉयड इट. वीडियो को लाइक भी कर दो यार इसी बात पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होनी चाहिए, जो आपको देखनी चाहिए, वो आपको मोहन दिखा देगा. वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो इसको भी आप ज़रूर देखिए और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी.